अस्सलाम वालेकुम। मेरे साथ हैं मुबीन अली नियाज़, मेरे बहुत ही अच्छे और प्यारे दोस्त। और वी हैव बीन फ्रेंड्स फॉर अबाउट मे बी 6 ईयर्स नाउ, अबाउट फ्रॉम सिंस 2019 2020। और इन्होंने जनाब मास्टर्स किया है बायोटेक्नोलॉजी में एंड ही इज़ करंटली इन चाइना कंटिन्यूइंग हिज स्टडी। तो आज हम इनसे जानते हैं, थोड़े गपशप लगाते हैं और इनके ख़्यालात वगैरह जानने की कोशिश करते हैं। माय ब्रो इज़ बीइंग कैमरा शाय राइट नाउ बिकॉज़ आप टिपिकली कैमरा शाय होते नहीं हैं, तो ये क्या चक्कर है? हाँ, मैं कैमरा शायद तब नहीं होता जब जो है मैं अकेला बैठा हूँ। और आपने पहला मेरे ख़्याल से आपका चैनल का पहला गेस्ट मैं हूँ शायद। तो अगर पहला गेस्ट मैं हूँ तो आपने मेरे ख़्याल से गेस्ट गलत चुना है। क्यों? क्योंकि आपने एक ऐसा बंदा चुना है जो कि बोलना ही कम जानता है। कम गो शख्स अक्सर पॉडकास्ट में कामयाब नहीं रहते, मेरी तरह के लोग। तो लेकिन ख़ैर कोशिश करेंगे कि आपके सवालों का जो है वो सही और कम अल्फाज में जवाब सही दिया जाए और अपनी बात भी पूरी कंप्लीट कर दी जाए, अल्फाज भी कम रहें। यार आपको ऑनेस्टली बताऊँ तो ये जो आपने बात की है ना कि आप कम गो हैं और मैंने आपको चुना है, तो जिस तरह आप कह रहे हैं ना कि कम गो शख्स कम चलता है पॉडकास्ट में, इसी तरह मैं भी कहूँगा कि मेरे जैसे शख्स भी आप मुझे अच्छे से जानते हो, मीडिया की फील्ड में चलना हमारा जो है वो ज़्यादा है नहीं। लेकिन फिर भी हमने सोचा कि कोई नहीं, खैर है, हम फ्रंट पे आते हैं। ऑब्वियसली वी आर द यंग एजुकेशन पार्ट ऑफ यंग एजुकेटेड जनरेशन ऑफ द पाकिस्तान। तो हमें भी थोड़ा-सा हक हासिल है कि हम भी थोड़ी-सी लबकुशाई करें मौजूदा हालात पे, मौजूदा वाक़यात पे। ऑल्दो हमारा जो सबसे जो नेगेटिव बड़ा पॉइंट है वो ये है कि हम ना वो चीख-चीख के नहीं बोल सकते, वो मसाले नहीं लगा सकते ज़्यादा, हाँ, जो कि आपको कामयाब करते हैं। तो भाई अभी मैं हम क्योंकि वैसे जानता हूँ, मैं तुझे बहुत अच्छे से जानता हूँ, तो मैं ज़्यादा देर तक आप नहीं कर सकता। सो उसके लिए सॉरी। ओके, ओके, कोई मसला नहीं। तो बाकी ये है कि भाई तुम्हें क्योंकि अरसे से जानता है तो मैं तुझे यही कहूँगा कि भाई तूने अभी बात की यंग एजुकेशन के हम पार्ट हैं, ऐसा मेरी माँ नहीं समझती। मेरी माँ कहती है भाई तू बुढ़ा हो रहा है, शादी कर ले। मैं मेरे यार ने मुझे वॉइस नोट करके सेंड किया हुआ है कि जो भी तुझे लड़की प्यारी लगे तो उसको मेरा वॉइस नोट फॉरवर्ड कर दियो। उसमें है कि मुबीन तू शादी कब कर रहा है। अच्छा यार, मैं पहला सवाल तुमसे यही करूँगा। ऑब्वियसली मुझे तो पता ही है कि बहुत ज़्यादा अरसे से तुम जाना चाह रहे थे चाइना, और स्पेसिफिकली नॉट चाइना, यू आर ट्राइंग टू गो फॉरेन, और वो चाहे कोई भी कंट्री हो। यू ट्राइड इन थाईलैंड, यू ट्राइड इन यूएसए, यू ट्राइड इन यूके। तो मैं सबसे पहला सवाल यही करूँगा कि तुम्हारा थॉट प्रोसेस क्या था कि तुमने कब डिसीजन लिया दैट यू आर गोइंग टू लीव दिस कंट्री? बिकॉज़ ऑब्वियसली जो पीएचडी है या फिर आपकी हायर एजुकेशन है वो यहाँ पे भी हो सकती है, यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, सारा कुछ है। तो क्यों चुना इतना दूर जाना, ख़ानदान से दूर, और वो भी शदीद सिंगल होते हुए? तो व्हाई टेकिंग दिस पेन? यार सीधी सी बात है, जब मैं अगर मैं स्टार्ट करूँ तो अपनी स्टोरी, तो मैं जब हमारे यहाँ जिस फैमिली से मैं बिलोंग करता हूँ ना, तो वहाँ पे तो सबसे जो हाईएस्ट एजुकेशन समझी जाती है ना, वो है मैट्रिक। हमारे ख़ानदान में जब तक मैं तकरीबन कह लो कि 6 या 7 क्लास में था, तो तब तक हमारी पूरे ख़ानदान में नाना दादा इधर उधर तकरीबन हमारी जो हाईएस्ट एजुकेशन थी वो मैट्रिक थी। उनमें से मेरे बड़े भाई ने थोड़ी हिम्मत की और उसने एफएससी कर ली। हमें फिर पता लग गया कि नहीं, मैट्रिक के बाद, यानी कि मुझे मुझे अगर मैं बात करूँ अपने बारे में, तो मुझे पता लग गया कि नहीं, मैट्रिक के बाद भी कोई तालीम होती है और वो कौन सी होती है, एफएससी होती है। और जब मैंने एफएससी में मैं गया तो मैंने कहा कि नहीं, अब इसके बाद तो हमें पता ही नहीं था ना कि एफएससी के बाद करना क्या है। हम ऐसे ऐसे बैकग्राउंड से आ रहे थे जहाँ से ना कोई हमें समझाने वाला था कि नहीं एफएससी के बाद पढ़ना है, या फिर डिग्री कौन कौन सी है, बीएस क्या होता है, बीएससी क्या होती है, और पता नहीं क्या क्या चीज़ें आगे थीं। उस वक्त तो ऐसा जहन था कि बस ये डिग्री कर ली, उसके बाद हमने फ़ौजी बनना है, क्योंकि हम तो उस ज़माने में आर्मी 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 हमारे सर पे थी ना कि आर्मी बनना है। अभी तो हम आर्मी के बारे में बात भी नहीं कर सकते, क्योंकि क्या पता आपके चैनल पे भी स्ट्राइक आ जाए। नहीं, आप स- कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते। आप कर सकते हैं, हम हाँ, नहीं कर मैं सकते। स्ट्राइक कर सकता हूँ, लेकिन वही कह रहा हूँ ना कि मैं आपके बारे में सोच रहा हूँ कि क्या पता भाई कि मैं आर्मी आर्मी करूँ और पता लगे कि कल तेरा चैनल बंद पड़ा हो और तू तू खुद भी बंद पड़ा हो। तो खैर नहीं, मैं साथ में गाना लगा दूँगा। मैं कहा साथ में गाना लगाऊँगा, मेरी जिंद मेरी जान जिन्ना लासिम मुनीर। चलो फिर ठीक है, लगाना चाहिए। तो उस वक्त हमारे जहन में ये था कि आर्मी में जाना, और मैंने आर्मी में ट्राई भी किया था। और मैं आईएसएसबी टेस्ट है वो भी वहाँ तक भी पहुँचा 2 दफ़ा, मैं फिर भी नहीं क्लियर कर सका। ठीक है, अभी किस्मत थी।
किस्मत के चलते चलते अब मेरे अब्बा जी पुलिस में हैं। मेरे अब्बा जी पुलिस में हैं वहाँ पे, क्या कहते हैं, एक डॉक्टर, उनके जो सीनियर डॉक्टर थे, उन्होंने कहा कि भाई बच्चा आपका आईएसएसबी देने गया खड़ा, लेकिन इसका ना बीएससी में एडमिशन करा दो। तो हमारे ज़माने तक बीएस आ चुका था, 4 साल तरीम बीएस आ चुका था, लेकिन उन्होंने कहा कि इसको बीएससी में एडमिशन दिला दो, क्योंकि बीएससी काइंड ऑफ ज़्यादा बेहतर समझी जाती थी बीएस में से, क्योंकि उस वक्त वो बीएससी 2 साल। नहीं यार, वैसे मैं यहाँ पे ना इंटरप्ट करूंगा। आप जो कह रहे हो ना कि बीएस आ चुका था, ये बीएस ना बहुत पुराना है, हमें बाद में पता चला है, लेट पता चला है, वरना ये मैं सब यही कह रहा से था, पीछे मुझे तो 2000 मैं वही बता रहा हूँ ना, मुझे तो पहले से एफएससी का भी पता तभी लगा जब मेरे भाई ने एफएससी की। तो हम्म। मैं तो उसकी बात कर रहा हूँ ना कि बीएस आ चुका था, लेकिन हमारे तो मैंने भी ना कहता हूँ कि हम जब अक्सर बात कर रहे थे, अब किसी लड़की को हम कहते हैं कि यार तू दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की है, ये मैं अक्सर ये एग्जांपल देता हूँ जब मैं किसी को कोई समझा रहा होता हूँ ना, कि यार मैं कहूँ, कहते हैं तू दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की है। अब कोई और शख्स जो है वो अपनी किसी लड़की को कह रहा था कि तू दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की है, और इसी तरह तीसरा शख्स भी यही कह रहा था। तो क्या दुनिया में ये सारी लड़कियां अगर खूबसूरत हैं तो फिर खूबसूरत है कौन? ऐसा नहीं है, ऐसा है कि भाई उस वो जो स्पेसिफिक शख्स होता है, उसने जितनी दुनिया में लोग देखे होते हैं, उसकी दुनिया में सिर्फ उतने ही लोग होते हैं, और उस दुनिया में उसको सबसे ज़्यादा शख्स जो है वो प्यारा वही लग रहा होता है। तो इसी तरह जो दूसरा शख्स है, उसकी दुनिया में जो है जितने लोग होते हैं, तो सारे उस दुनिया में सब क्या कहते हैं, प्यारा उसको वो वाला शख्स लग रहा था स्पेसिफिक। तो जितनी जिसकी दुनिया होती है वो अपनी उसी दुनिया के बारे में बात करता है। तो मेरी दुनिया में अभी तक बीएस नहीं आया था, चाहे वो 1990 में आया हो, चाहे वो 1900 अंधेरे में आया हो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मेरी दुनिया में अभी तक बीएस नहीं आया था। तो मेरी दुनिया में तक बीएससी भी नहीं आई थी उस वक्त तक। तो मैं कराची आईएएस भी देने गया हुआ था। तो मैं वापसी आया तो पता लगा जी मेरा बीएससी में एडमिशन हो गया कहीं। कहाँ हुआ है? अब्बा जी ने बीएससी में एडमिशन करा दिया कॉलेज में, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ साइंस में आए हैं। तो आप मुल्तान को पता नहीं, आप तो बहुत अच्छे से जानते हैं, मुझसे भी ज़्यादा अच्छे से जानते हैं। लेकिन मैं मुल्तान का रिहायशी हूँ, स्पेसिफिक मुल्तान शहर का रिहायशी हूँ। जब मैं ज़िंदगी में पहली दफ़ा मेरा एफएससी में एडमिशन हुआ, तो मैं ना ऐसे ही सफ़र है जैसे कि अभी हमारे सामने ऐसे ही 9 नंबर, तो ये है ना, चुंगी नंबर 9 बहुत मशहूर है मुल्तान का चौक। आपकी वीडियो पता नहीं कहाँ था जाएगी, अगर मैं मुल्तान की बात करूँ तो मेरे घर से 9 नंबर जो है सिर्फ 3 से 4 मेट्रो स्टेशन दूर है। लेकिन मैंने ज़िंदगी में पहली दफ़ा 9 नंबर जो है एफएससी में देखा था। और 9 नंबर से 6 नंबर अब तो मैं पैदल भी चले जाते हैं, लेकिन ज़िंदगी में पहली दफ़ा मैंने 6 नंबर बीएससी में देखा था। तो ये मेरे हालात थे उस ज़माने में। और मतलब कि सीधा मैं ये ऐसा बच्चा था, कॉलेज से घर, घर से कॉलेज, कॉलेज से घर, घर से कॉलेज। मेरे इसके अलावा मेरी कोई और दुनिया नहीं थी कि मैं कह सकूं कि मैं हाँ, सादा अल्फाज में आपको नर्ड कह सकते हैं, यू आर नर्ड। हाँ, मे बी। उसके बाद जो है मैं क्या कहते हैं, जब मैं एफएससी हो गई, अब मैं बीएससी में, मैं कराची से वापस आया तो मेरा बीएससी में एडमिशन हो गया। बीएससी में एडमिशन हुआ तो क्या कहते हैं, हमारे कुछ थोड़े से हालात बिगड़ गए। हर किसी के साथ कुछ वो होता है। तो बीएससी में कॉलेज नहीं जा सका मैं। लेकिन क्योंकि मेरी थोड़ी ज़हानत बेहतर थी, थोड़ा ज़हन अल्लाह ताला ने दे दिया था, और क्या कहते हैं, थोड़ा नॉलेज गेन करने का तरीका भी अल्लाह ताला ने दे दिया था, अल्हम्दुलिल्लाह। तो उस वक्त कॉलेज ना जाने के बावजूद भी मैं बीएससी में बगैर बस पेपर दिए और पास हो गया। तो अल्लाह ताला के हाथ था ये सब कुछ। फिर मैं अब बीएससी कर ली, अब आगे नहीं पता कि अब आगे क्या करना है, क्योंकि जिसको एफएससी का नहीं पता, बीएससी का नहीं पता, कॉलेज भी नहीं, अगर मैं कॉलेज जाता तो क्या पता मुझे आगे पता होता कि मैंने एमएससी करनी है। लेकिन उस वक्त तो मुझे नहीं पता था, क्योंकि मैं कॉलेज ही नहीं गया। फिर ये हुआ कि मेरे अब्बा जी के सेम उसी सीनियर डॉक्टर ने कहा कि इसको एमएससी में एडमिशन दिलाओ। अब एमएससी कौन सी, तो हमारे ज़माने में था एमएससी जोलॉजी और एमएससी बॉटनी, यही करना है, या फिर एमएससी केमिस्ट्री, इसके अलावा कोई और सब्जेक्ट नहीं करना, क्योंकि यही मेन सब्जेक्ट हैं, बाकी तो सारे फजूल सब्जेक्ट्स हैं। एमएससी जोलॉजी, एमएससी बॉटनी, एमएससी केमिस्ट्री। तो क्योंकि इसी से ही सारे सब्जेक्ट निकलते हैं, तो अगर ये कर लेगा बच्चा तो बाद में टीचर लग जाएगा, तो ये कर बन जाएगा, तो है। तो उस वक्त फिर थोड़े हालात बेहतर हो गए थे उस ज़माने में, तो हमने प्राइवेट का ऑप्शन चुना कि अब हम प्राइवेट एडमिशन लेते हैं एमएससी जोलॉजी में, क्योंकि जानवरों से थोड़ी ज़्यादा मोहब्बत थी, लगाव था। मेरा हमेशा से फंडा रहा है कि भाई प्लांट्स को हम कैसे ही पढ़ सकते हैं ना, कि एक ऐसी चीज़ जिससे आप ना बात कर सकते हो, चलो बात हम जानवर से भी नहीं कर सकते,
लेकिन हम जानवर उसको से भी नहीं कर सकते। हम उसको महसूस तो कर सकते हैं कि हमें कोई उसके बाद हमें कान नज़र आ रहे हैं जानवर के ना, तो हम नहीं, वैसे भी हम उसके इंटरेक्शंस दे सकते हैं, वो लोकोमोटिव चीज़ है, वो एक्सप्रेस करता है, वो अपने गुस्से को एक्सप्रेस करता है, वो अपनी सैडनेस को, भूख वगैरह वो सब चीज़ों को एक्सप्रेस कर रहा होता है। बिल्कुल ऐसे ही है। या फिर हम फ़र्ज़ किया हम इसको कोई मैं दवाई लगा रहा हूँ, इंजेक्शन लगा रहा हूँ, वो मर गया, तो भई पता तो लगा ना ये मर गया। अब पौधा मर गया, वो तो मुरझा रहा है, मैं तो कहूँगा ये मुरझा रहा है, पता नहीं वो बीमार है कि क्या है, उसको मुझे तो पता भी नहीं लग रहा। तो मुझे ख़ैर मेरी सोच तब तक ये थी ना कि प्लांट्स ये सब मुझे पसंद भी नहीं थे उस वक़्त। मुझे जानवर पसंद थे, तो मैंने कहा भई जानवरों की स्टडी करते हैं, एमएससी ज़ूलॉजी करते हैं। मैं प्राइवेट एडमिशन लेने पहुँच गया। टाइम्स इंस्टीट्यूट का नाम सुना होगा आपने। मुल्तान में ही है टाइम्स इंस्टीट्यूट का, तो मैं वहाँ पे एडमिशन लेने चला गया। एडमिशन लेने गया तो अभी उन्होंने कहा कि फ़लाँ इतनी फ़ीस है, सारा स्केड्यूल पूछा। मैं फिर वापस घर गया, फ़ीस उठाई, वापस उधर टाइम्स इंस्टीट्यूट पहुँच गया, तो वहाँ जब मैं पहुँचा तो मैं फ़ॉर्म फिल कर रहा हूँ अपने नाम का, तो मुझे एक कॉल आती है। कॉल थी मेरे बीएससी के एक फ़ेलो की, जो कि मेरे घर आता था अक्सर कि चलो तू तो कॉलेज नहीं आता। तो शुरू के दिनों में जब मैं एक आध हफ़्ता गया तो थोड़ी दोस्ती लग जाती है किसी एक से, तो वो मेरे घर आता रहता था अक्सर। तो क्योंकि वो थोड़ा गाँव से था, तो वो जाने से पहले मेरे घर आ जाता था थोड़ी देर बैठने के लिए। तो उसने कॉल की मुझे कि भाई तेरा एडमिशन हो गया है एमएससी बायोटेक्नोलॉजी में बीजीयू में, कॉन्ग्रेचुलेशंस। मैंने कहा ये कब हुआ और ये एमएससी बायोटेक्नोलॉजी होती क्या है? कहता है कि ना तुझे नहीं पता, लेकिन तेरे डॉक्यूमेंट मेरे पास थे तो मैंने अप्लाई कर दिया यूनिवर्सिटी में बीजीयू में, तो तेरा एमएससी बायोटेक्नोलॉजी में एडमिशन हो गया। मैंने कहा भाई मुझे अच्छा यार, मैं वैसे इस पॉइंट पे तुम्हें कहूँगा, पता है क्या है? कि मैं तुम्हें इतने सालों से जानता हूँ, जब मुझे नहीं पता, मुझे नहीं याद है तुमने कभी ये बताया और नहीं बताया कि तुमने अप्लाई ही नहीं किया था, फिर भी तुम बिजी में आ गए। देख ले। नहीं, मैंने ये पहले अपने ओरिएंटेशन पे हमारे यूजिन डॉक्टर बाबर आए थे, हमारे एचओडी उस वक्त थे, तो वो हमारे ओरिएंटेशन में आए थे, तो मैंने तब उनको बताया था कि जब उनका सवाल पहला ये था, ताकि जब मैं चलता हूँ स्टेप बाय स्टेप, तो मैं बताता हूँ आगे क्या हुआ मेरे साथ। तो Yes. एमएससी बायोटेक्नोलॉजी में एडमिशन हो गया। वहाँ मेरा एडमिशन हुआ तो मैंने फिर अब मैं वो जो सामने वाला शख्स है ना, तो मुझे क्या, जहाँ मैं एमएससी ज़ूलॉजी में एडमिशन कराने गया बैठा हूँ, मुझे कहता है फ़ीस दे दें। फिर मैं अभी फॉर्म फिल कर लिया था तब तक मैंने कहा जी फ़ीस मैं दे देता हूँ, लाया तो हूँ, लेकिन ना कुछ कम पड़, अब मैं क्या कहूँ मतलब कि उसे, अब किसी हमारे अब थोड़ा, क्योंकि मैं जिस तरह का बंदा हूँ जिसने 6 नंबर नहीं देखा, 9 नंबर नहीं देखा, उस ज़माने में बात करने का ढंग नहीं है जिसे वो इतनी क्या कहते हैं कि कॉन्फिडेंस लेवल बहुत लो है। तब मैं उसको क्या ही कहूँ कि मैं मेरा एडमिशन कहीं और हो गया है, तो मुझे जैसे हिचकिचाहट महसूस होती है ना कि इसको मैं एडमिशन मैं इधर कराने आया बैठा हूँ, लेकिन मेरा एडमिशन कहीं और हो गया है, तो मैं इसको क्या जवाब दूँ? तो मैंने उसको थोड़ा-सा ऐसे झूठ बोल दिया, मैं झूठा वैसे नहीं हूँ, लेकिन मैंने बोल दिया, उन्होंने कहा कि मेरे पास थोड़े से पैसे कम हो गए हैं, तो जिसकी वजह से मुझे वापस जाना पड़ेगा, तो मैं वापस आता हूँ। जैसे हम बाज़ार में कहीं कोई चीज़ लेने गए होते हैं, वो पसंद नहीं आ रही होती, लेकिन हम सामने रख के दिल की नहीं तोड़ना चाह रहे होते। नहीं, हम वो लोग हैं ना जिनसे डायरेक्ट इनकार नहीं हो सकता, तो हम बहाने ढूंढ रहे होते हैं यार, कोई बहाना ढूंढ लो। ऑल्दो इट वाज क्वाइट योर राइट कि आप कह सकते थे कि सॉरी आई हैव चेंज माय माइंड। जो पढ़े लिखे लोग हैं और पढ़े लिखे मुल्कों वाले हैं, वो तो यही बोलेंगे सॉरी आई जस्ट चेंज माय माइंड, आई विल कम बैक लेटर समडे मे बी। अब मैं ऐसा बन चुका तो हूँ। अब मैं ऐसा कर देता हूँ, उस ज़माने की बात करूँ तब तो ऐसा नहीं हो सकता था ना, तो फिर मैंने उनको कहा कि मेरे पास पैसे थोड़े कम हो गए, तो मैं खैर मैं घर जाके दोबारा वापस आऊँगा, और उनकी मुझे दोबारा कॉल आती नहीं, मैंने फिर पिक नहीं की उनकी कॉल। और मैं फिर यूनिवर्सिटी गया सेम डे को, और वहाँ पे जाके मैंने डॉक्यूमेंट्स वगैरह उसी लड़के के साथ वो मुझे यूनिवर्सिटी में इंतज़ार कर रहा था, उसका एमएससी बॉटनी में एडमिशन हुआ था, मेरा एमएससी बायोटेक्नोलॉजी में एडमिशन हुआ था, क्योंकि हमारे ज़माने में एमएससी बायोटेक्नोलॉजी का रैंक भी थोड़ा लो होता था, और बॉटनी का थोड़ा वो क्या कहते हैं वो मेरिट हाई जाता था हमारे बायोटेक्नोलॉजी। तो मेरा मेरिट जो है, क्योंकि मैं ठीक है मैं पास तो हो गया था बीएससी में, लेकिन नंबर मेरे बहुत ज़्यादा कम थे, क्योंकि अगर आप सेल्फ स्टडी करके आप जा रहे हो। अच्छा, अगर आपको पता है या नहीं पता, आई एम नॉट श्योर कि यू हैव बीन अपडेटेड विद द रीसेंट डाटा, लेकिन जो पिछले 2 साल गुजरे हैं ना, पिछले 2 सालों में मेरिट की मत मारी गई इन यूनिवर्सिटीज में। हाँ, ये मुझे पता यहाँ अभी, इतना अब नीचे तो फिर मेरिट है ज़्यादा। ना, आपका सोच है, नहीं, नहीं, हम जहाँ से आपकी निकल के आए हैं सोच तो है, हमने इतना नीचे मेरिट। वही था। हम जहाँ से निकल के आए ना, तब तो हम कहते थे कि भाई ये 1011 नंबर वाला एडमिशन के रुक रहा है, 900 के रुक ऐसा ही रहा है, ऐसे ही अभी तो 600 वाले पे एडमिशन हो रहे हैं भाई। तो मैं भाई 45% भी मैंने देखे, 45% मेरे भाई की के मेरे बायोटेक्नोलॉजी की भाई बात के है, इसका एफएससी में 40% 1100 में नीचे से आया था। मेरे भाई के एफएससी में से 1100 में से कोई मेरे ख्याल से 400-500 नंबर है, और वो यूनिवर्सिटी में बीएस कर रहा है। खैर, तो अब मैं यूनिवर्सिटी में उसने फलां एडमिशन करा दिया, और पता लग गया कि जो ना आपका, मुझे डेट भी जैसे मुझे याद है कि 6 सितंबर से क्लासेस शुरू हो जाएंगे।
सॉरी 6 सितंबर नहीं, 9 सितंबर से क्लासेस शुरू हो जाएंगी, क्योंकि 6 सितंबर को मैं एडमिशन कराने गया हुआ था उस वक्त। तो 9 सितंबर को एडमिशन क्लासेस आपकी शुरू हो जाएंगी, तो आप चले जाना। तो मैं चला गया खैर क्लास में। तो पहले दिन जब मैं गया तो ओरिएंटेशन थी, डॉक्टर बाबर हमारे जैसे एचओडी थे हमारे, तो टीचर्स आते हैं, आपको पता है यूनिवर्सिटी में टीचर सारे इंट्रोडक्शन देने आते हैं। तो एचओडी इस वक्त हमारे डॉक्टर बाबर, प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद बाबर। अभी तो मैं वो मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं, मैं उनको बहुत अच्छे से जानता हूँ। अगर उनके तक ये थोड़ी सी वीडियो पहुँचती है तो मैं आपकी इज़्ज़त करता हूँ बहुत ज़्यादा सर, और आपसे बहुत हमारी लगाव भी है। लेकिन उस वक्त हम थोड़े क्योंकि बच्चे थे, तो सर पूछ रहे थे, इंट्रोडक्शन ले रहे थे सबका कि बताओ जी आप लोग एमएससी बायोटेक्नोलॉजी पे पहुँचे कैसे, कि आपका सफ़र कैसे रहा ना। तो कोई कह रहा था कि भाई मेरा पैशन था कि मैंने डीएनए पढ़ना है, मेरे जीन्स पढ़ने हैं, मैंने ये करना है, तो मैंने वो करना है, मुझे रिसर्च का बड़ा शौक था, तो ये था। तो मुझे मेरा नंबर आया ना, मैं सोच रहा था मैं जवाब क्या दूँ। तो झूठ तो मुझसे वैसे भी थोड़ा नहीं बोला जाता था। तो सर ने मुझसे पूछा ना कि भाई तूने एमएससी बायोटेक्नोलॉजी में क्यों आया। तो मैंने कहा सर मुझे तो पता ही नहीं है कि एमएससी बायोटेक्नोलॉजी होती क्या है। मैं ना मैंने अप्लाई किया, मेरे दोस्त ने अप्लाई किया है, और मैं यहाँ पे पहुँच गया। तो अब आ गए हैं तो कुछ ना कुछ कर ही लेंगे, तो समझ भी लेंगे कि है क्या चीज़। तो सर ने मुझे स्टेज पे बुलाया, सर कहते इधर आ जा फ्रंट पे। मैं चला गया, मैंने कहा सर मुझे डांटेंगे क्योंकि पहला दिन है, ऊपर से बेइज्जती हो जाएगी अब तो। लेकिन सर ने कहा क्लैप फॉर हिम। और ये पहला शख्स है जिसने सच बोला है कि बायोटेक्नोलॉजी में आज के ज़माने में, क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी इतना मशहूर नहीं है, तो बायोटेक्नोलॉजी में आज के ज़माने में कोई भी खुद से नहीं आता। यहाँ पे वो लोग आते हैं जिनका या तो ज़ूलॉजी में एडमिशन नहीं होता, या फार्मेसी में एडमिशन नहीं होता, या फिर कोई बड़े सब्जेक्ट में एडमिशन नहीं होता। तो जो गंदा माल होता है, क्या गंदा माल, गंदे अंडे होते हैं, वो सारे हमारे पास निकल के आ जाते हैं। तो ये सारे जो पैशन वाले हैं या ये वाले हैं वो वाले हैं, तो ये सारे झूठ होता है। तो ये अपने से बना रहे होते हैं। असल यही है कि उन्हें पता ही नहीं होता कि हम कैसे आ गए यहाँ तक। तो मैंने कहा सर जी जी मैं तो वैसे वाला शख्स हूँ। अच्छा यहाँ पे मैं अपना ऐड करूँ, पता क्या है मैं कैसे आया था बायोटेक्नोलॉजी में। मुझे याद है कि मैं अप्लाई कर रहा था, आई वाज अप्लाइंग इन द BSU प्रेस्टिजियस, सॉरी क्या कहते हैं, द ऑक्सफोर्ड ऑफ सदर्न पंजाब, राइट सोर्स ऑक्सफोर्ड ऑफ सदर्न पंजाब। तो मैं अप्लाई कर रहा हूँ और उसमें मैं लिस्ट देख रहा हूँ, वो ना वो लिस्ट आती है ना, इस पे अप्लाई कर सकते, इस पे कर सकते, इस पे कर सकते। तो मैं देखता हूँ यार मैं इसमें भी एलिजिबल हूँ, एमएससी बायोटेक्नोलॉजी, बायो का लफ्ज़ भी है, टेक्नोलॉजी है, चलो अप्लाई कर देते हैं। और एंड में नाम जो है वो उसी की मेरिट लिस्ट में आता है। वैसे मैंने शायद अपने मैं इस पार्ट को शायद कट आउट कर दूं, बिकॉज ये इसमें ज़्यादा ही बेइज्जती है, हम इतने गंदे हैं। क्या। तो अब जी यहाँ से फिर मेरा फेस थोड़ा चेंज हो गया जब मेरा एमएससी बायोटेक्नोलॉजी में एडमिशन हो गया ना। क्योंकि मैं एफएससी में सही तरह कॉलेज गया, ना मैं बीएससी में सही तरह कॉलेज गया। जब मैं बायोटेक्नोलॉजी में आया, एमएससी बायोटेक्नोलॉजी में यूनिवर्सिटी लेवल पे पहुंच गया, एक बड़े लेवल पे पहुंच गया। तो अब मैं काफ़ी चीज़ें पीछे छोड़ के आ चुका था। क्यों? क्योंकि मैट्रिक से पहले पहले ना मुझे एफएससी का सही तरह से पता था, और एफएससी से पहले यानी कि बीएससी का मुझे वैसे ही नहीं पता था, अब्बा जी ने एडमिशन करा दिया। अब एमएससी का थोड़ा थोड़ा पता लगने लग गया कि हाँ मतलब कि अब मैं ख़ानदान वालों से ऊपर आ चुका था लेवल में ना, कि फैमिली से। अब मुझे थोड़ा सा एजुकेशन के बारे में थोड़ा सा पता है कि नहीं, एजुकेशन बहुत ऊपर तक होती है। तो यानी कि 16 अब मुझे ये पता था कि 16 क्लास से होती हैं। अब मतलब कि जिसने 16 कर लिया है उसने तो बहुत ही तीर मार लिया भाई। तो 16 क्लासों का मुझे पता था, और 16 क्लासें थी एमएससी। हमारे ज़माने में 16 क्लास एमएससी। तो मैंने एमएससी में एडमिशन हो गया, तो अब मैं यूनिवर्सिटी पहुंच गया। तो अब मुझे थोड़ा सा हुआ कि नहीं, अब मैं यहाँ तक पहुंच गया हूँ। तो थोड़ा सा मैं शार्प माइंड था शुरू से। यानी कि मैट्रिक बेस पे मैंने एफएससी क्लियर की, एफएससी बेस में मैं फिर उसी पे कह रहा हूँ, मैट्रिक बेस में मैंने बीएससी क्लियर कर ली सेल्फ स्टडी पे ही। मैं कुछ नहीं किया कि तो शार्प माइंड पीपल ही थोड़े मेरे ख्याल से कर सकते हैं। तो अक्सर लोग तो बीएससी की किताबें देख के ही परेशान हो जाते हैं कि इतना सारा कोर्स है, पढ़ेंगे कैसे, पेपर कैसे देंगे, और फेल हो जाते हैं। लेकिन हमने बगैर पढ़े ही पेपर दे के पास हो गए। तो थोड़ा सा ऐसे कह रहे हैं, अल्लाह ताला के ये भी नेमत है, हमारा तो इसमें कोई कमाल नहीं है कि अल्लाह ताला ने ऐसे हमें दे दिया। उसके बाद जो है जब एमएससी में आए, तो अब हमने कहा कि अब हमें थोड़ा पढ़ना चाहिए। तो फिर मैंने पढ़ना शुरू नहीं, यानी कि मैंने फिर चीज़ें सीखना शुरू की, बायोटेक्नोलॉजी को समझना शुरू किया कि बायोटेक्नोलॉजी है क्या चीज़। तो बायोटेक्नोलॉजी में हम आ गए, और मैंने बायोटेक्नोलॉजी को फिर घोल कैसे कह लें कि पी लिया कि बायोटेक्नोलॉजी शय क्या है। और मैंने एमएससी क्लियर की।
एमएससी के में भी मैंने रिसर्च वर्क सीखा। फिर एमएससी में मैं थोड़ा कह लें कि मुझे मैं जो मुकम्मल फुल्ली ग्रोन हुआ हूँ ना, फिर मैं एमएससी में हूँ। तो अब मेरा फिर जब एमएससी में एडमिशन हो गया तो उसी ओरिएंटेशन वाले दिन सर बाबर के अल्फाज थे कि हमारे डिपार्टमेंट का रिकॉर्ड है कि इस यूनिवर्सिटी से अगर 100 लोग पाकिस्तान से बाहर पढ़ने के लिए जाते हैं तो तकरीबन 60 लोग हमारे डिपार्टमेंट में से होते हैं। Okay, yeah, I remember something like that, but तो हमारे उसकी वजह ये है, उसकी उसकी वजह है, ये देखा जाए तो ये तारीफ नहीं है। वो उसकी वजह ये है कि जो इस डिपार्टमेंट से पास आउट होता है ना, उसके लिए ज़मीन इतनी तंग हो जाती है पाकिस्तान में, और उसका जीना इतना मुश्किल हो जाता है। तो वो सुबह या दुआ करता है ये तो कि सोचने अल्लाह का मुझे यहाँ से फरियाद करो। ये तो सोचने का फर्क नहीं, नहीं, सोचने की बात भी है। हम मॉडेस्टी को छोड़ के यहाँ पे थोड़ी सी रियलिस्टिक बात करेंगे, ये बात आप माने, क्योंकि यहाँ पे बेइज्जती इंसान कितनी होती है कि ये जब आप जा रहे हैं, किसी से पूछे, कोई आपसे पूछता है यार क्या किया है, और जनाब मैंने एमएससी की है बायोटेक्नोलॉजी में। अच्छा, बायोटेक्नोलॉजी वो क्या होती है? ये बंदा इतनी बार इस सवाल का जवाब देता है, वो कहता है जाओ यार ये जगह ही नहीं है बायोटेक्नोलॉजी वालों के, हम बाहर जाते हैं। नहीं, ये भी फिर हमारा ही थोड़ा सा मेरे ख्याल से कमी है कि जो अपने ही सब्जेक्ट को अगर थोड़ा सही तरह से बयान नहीं कर पा रहा, और लेम जैसे मैं डॉक्टर बिलाल की अगर यहाँ पे तारीफ़ करूँगा, हमारे प्रोफेसर जो डॉक्टर बिलाल साहब, उन्होंने अपने पहले लेक्चर में कहा था कि भाई मुझे बताओ बायोटेक्नोलॉजी, उनका सब्जेक्ट था इंट्रोडक्शन टू बायोटेक्नोलॉजी, उन्होंने पढ़ाया था, मैं याद होगा, इंट्रोडक्शन टू बायोटेक्नोलॉजी। तो उनका पहला सवाल ही यही था कि बायोटेक्नोलॉजी क्या होती है? तो हर कोई बता रहा है। तो उसने कहा नहीं, मुझे प्रोफेसर समझ के ना बताओ, मुझे ये बताओ कि अगर तुम लोग एक किसान के पास गए खड़े हो और उसको नहीं पता कि मेरी जो कॉटन है इसको उसको सामने तो कीड़ा लग गया है कॉटन को। अब आपके सामने वो है कोई ये फलां बैक्टीरिया है, फलां फंगस लगी हुई है, उसका इलाज कैसे करना है, लेकिन वो किसान है। किसान को आपने कैसे समझाना है कि मैंने बीटी बेस्ट जीनस जो सर ने बहुत पढ़ाया था, तो वो बीटी कॉटन बना के हमने अब क्या बीटी कॉटन ही ग्रो करनी चाहिए, तो इसमें बायोटेक्नोलॉजी आ गई है। तो अब ये किसान को कैसे समझाओगे? तो इंट्रोडक्शन टू बायोटेक्नोलॉजी की अगर आप खुद को ही इंट्रोड्यूस नहीं कर पा रहे, यानी कि हम बायोटेक्नोलॉजिस्ट हैं, अगर हम खुद को ही इंट्रोड्यूस नहीं कर पा रहे, मतलब कि हमारे में थोड़ी सी कमी है ना कि सब्जेक्ट में। तो ना, 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 जस्ट होल्ड ऑन फॉर अ मिनट, बिकॉज़ इसमें मसला समझाने का नहीं है, यहाँ मसला है परसेप्शन का। परसेप्शन का मसला इस तरह से है कि बायोटेक्नोलॉजी का जो सब्जेक्ट है वो इटसेल्फ हमारे यहाँ पे इतना अनफेमिलियर है कि आप अगर इसका ज़िक्र अक्सर पढ़े लिखे लोगों के सामने भी करें ना, कि जिन्होंने टिपिकली शायद ज़ूलॉजी की हो किसी प्राइवेट कॉलेज से, किसी ने बॉटनी की हो, तो उसने नहीं सुना होता वर्ड कि यार बायोटेक्नोलॉजी क्या चीज़ है। लेकिन वियर्डली इनफ मैं आपको यहाँ पे ये भी ऐड करता चलूँ कि बायोटेक्नोलॉजी का जो वर्ड है, ये बहुत पुराना है हमारी बुक्स में, और मुझे अच्छे से याद है कि 9th की बायोलॉजी में ना, जब आप बायोलॉजी की ब्रांचेस ब्रांचेस पढ़ते थे, तो वहाँ में प्रॉपर डेफिनेशन और हमारी इंट्रोडक्शन दिया गया था बायोटेक्नोलॉजी का। भी थी, बस हमने याद नहीं रखी। हमें याद नहीं रखी, और हमारे मुआशरे ने भी याद नहीं रखी, और इनकी जो एफर्ट्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा इस बारे में नहीं है। खैर यहाँ से अब आप असल में ना हमारे जो टिपिकल थिंकिंग है ना, वो ये है कि जिसने एफएससी बायोलॉजी के साथ किया वो डॉक्टर बनेगा, एमबीबीएस करेगा, और जिसने मैथ्स के साथ किया वो इंजीनियर बनेगा। ऐसा नहीं है। अब उसी चक्कर में ना एमबीबीएस और इंजीनियरिंग के चक्कर में हम बच्चों के जहन और बच्चों का थिंकिंग पावर इतनी ख़राब कर देते हैं कि वो सोच ही नहीं पाता कि भाई सब्जेक्ट्स में डिफरेंस और सब्जेक्ट्स हैं क्या, असल में स्टडी है क्या, या फिर कह लें कि इनोवेशन क्या चीज़ है, उनको नहीं पता लगता जब वो एमबीबीएस या इंजीनियरिंग के बारे में एफएससी लेवल पे सोच रहे होते हैं, हालांकि वही उनका ग्रोथ लेवल होता है। तो ये हमारा एजुकेशन सिस्टम ख़राब है। और जब ये हमारा इसमें एक छोटी सी बात ये भी है कि जैसे आप ये जो बात कर रहे हो ना, ये हमारे एरा तक ठीक थी, कि हमारे एरा में ना ये था कि जो एक मैं एक फेमस बात करता होता हूँ, अक्सर मुझसे कोई पूछे तो मैं जो अपनी फील्ड वाले हैं उनसे ये बात ओपनली कहता हूँ कि वी आर आल फील्ड डॉक्टर्स, राइट। कि जब हम एफएससी प्री मेडिकल में गए थे तो हम यही सोच के गए थे कि वी विल बिकम डॉक्टर्स एंड एटसेट्रा। लेकिन ये जो मेंटेलिटी थी ना कि एफएससी वाला डॉक्टर ही बनेगा, और इंजीनियरिंग वाला, सॉरी मैथ्स वाला जो है वो इंजीनियर ही बनेगा, दिस वुड हैव बीन ट्रू इन लाइक 80s और 90s। लेकिन जो हमारा इरा था, इसमें बहुत सारे न्यू सब्जेक्ट्स बूम कर रहे थे, स्पेसिफिकली आपकी जो फील्ड ऑफ कंप्यूटर साइंस है ये बहुत ज़्यादा इनोवेट किया है पास्ट 2 डेकेड्स में। और ये हमें बताई नहीं गई, वो एक चीज़ है जो कि पढ़े लिखे ममालिक में तो बहुत ज़्यादा है, जिसको हम कहते हैं कैरियर काउंसलिंग।
कैरियर काउंसलिंग के नाम पे हमारे यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है ना वो ये है कि चचा आ गए, चचा ने बताया कि अ पुत्र, पुत्र मेरा जाके यार वो कर ला, तू एफएससी इंजीनियरिंग कर ला, डॉक्टर बनेगा। हमारे यहाँ कैरियर काउंसलिंग के नाम पे ना ये सिर्फ ये चीज़ है। यस। तो ये शायद हमारा एक छोटा सा मसला है कि हमने जो अपने स्पेसिफाइड रोल्स है ना वो सेट नहीं किए हुए। खैर यहाँ पे मैं इसी सवाल की जो है एक्सटेंशन करूँगा वो ये कि इस सारे प्रोसेस के बीच में जो स्पेसिफिकली आपका जो शौक है वो कहाँ पे डेवलप हुआ दैट आई हैव टू गो अब्रॉड एंड आई हैव टू गेट आउट ऑफ द बबल। एंड यू नो व्हाट बबल आई एम टॉकिंग अबाउट, हमारा जो स्फीयर एक बबल बना हुआ है लोकल यूनिवर्सिटीज़ का या फिर लोकल एकेडेमिया का। तो ये आपने कहाँ पे डिसाइड किया कि आप बाहर जाओगे और आप बाहर गए, वो तो स्टोरी हम बाद में अनफोल्ड करेंगे। तो ये फिर हम थोड़ा-सा पीछे चले जाएँ तो एफएससी के टाइम पे। वो तब ये क्योंकि ना जब मैं पैदा हुआ था ना तो मेरे घर में कंप्यूटर था। मेरे बड़ा भाई, सबसे बड़ा भाई मुझसे काफ़ी बड़ा है, तो वो सलीम, तो वो जो है ना, हम पैदा हुए तो हमारे घर में कंप्यूटर पहले से मौजूद था। तो वो काम करता था, हम देखते थे कि हम उस वक़्त हम मूवीज़, गेम्स खेल रहे हैं ना, तो फिर या फिर कुछ ना कुछ नई चीज़ें सर्च कर रहे हैं। हमें हमारे घर इंटरनेट भी लगा हुआ था। तो उस ज़माने में टीवी होना बड़ी बात थी, तो हमारे घर कंप्यूटर था। तो हम हर चीज़, नई जस्ट चीज़ टू एक्सेप्ट। क्लैरिफाई, हम किस ज़माने की बात कर रहे हैं इन ये द तकरीबन कह लो कि 2000 ईयर्स? मैं ओरिजिनली अगर बात करूँ, मैं 2000 में पैदा हुआ हूँ, तो 2000 में हमारे घर कंप्यूटर था। तो अगर मैं कह लूँ कि मेरे ख़्याल से दो ह क्योंकि जब मैंने जब से होश सँभाला है, ऐसे कह रहे हैं कि मेरे घर में कंप्यूटर था। बड़े भाई के पास तो ये PS। थोड़ी-सी कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है बिकॉज़ एक तरह से जो फैमिली में जैसे कि आपने बताया कि एजुकेशन का रुझान नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी कंप्यूटर था। हाँ, तो कंप्यूटर क्यों था? क्योंकि हमारे यहाँ कंप्यूटर इसलिए था कि टाइपिंग, मेरा बड़ा भाई किताबें टाइप करता था एक शौक के लिए, यानी कि फरहान पब्लिशर्स के लिए, कि उनके वो किताबें लिख के भेजते थे पब्लिशर्स वाले, कि उनकी किताब बना रही होते थे, लेकिन जो टाइपिंग थी वो मेरा बड़ा भाई करता था। उनकी किताब का सारा स्ट्रक्चर कंपोज़िंग कहता करते थे, हुँ, कंपोज़िंग करते थे। कंपोज़िंग करता था, ऐसे बिल्कुल कंपोज़िंग के लिए। तो उस ज़माने में ये कंपोज़िंग वगैरह, फ़ोटोशॉप की दुकानें ये कम ही होती थी ना। तो अभी तो हर जगह पे, एक ही जगह पे 100-100 दुकानें खड़ी हुई हैं, लेकिन तब पब्लिशर्स के होते थे, छोटे-छोटे पब्लिशर्स होते थे, जो कि नए मॉडल पेपर्स बनाते थे, क्वेश्चंस बगैर आंसर्स वाले मैट्रिक के लिए ना। तो ये पब्लिशर्स सारे बनाते थे, हर छोटे-छोटे पब्लिशर्स थे। तो उनमें से एक पब्लिशर्स था फरहान ज़ेब पब्लिशर्स, तो उसके साथ मेरा भाई था मुंसलिक, और फिर वो जो उसका काम ये था कि चलो तू दुकान पे ना आया कर, घर बैठ के ही जो है किताब को कंपोज़ करके भेज दिया कर, ठीक है भाई। तो वो इसलिए कंप्यूटर रखा हुआ था घर पे। ख़ैर तो ठीक हो गया। उसके बाद जो है कंप्यूटर क्या कहते हैं, कंप्यूटर सीख गए। मैं मतलब कि जब होश संभाला तो अब हमें कंप्यूटर चलाना आता है, गेमें खेलनी आती हैं, हर चीज़ करनी आती है। तो जब एफएससी क्या कहते हैं, एफएससी मैंने कर ली या कर रहा था, मुझे इसी तरह याद तो नहीं है, लेकिन उस वक़्त मैंने एक वीडियो देखी थी कि चाइना में हम स्कॉलरशिप के ऊपर पढ़ने जा सकते हैं, एफएससी के टाइम। तो मैंने कहा कि ये कैसे हो सकता है? तो मैंने इससे वीडियोज़ निकाल के कुछ जो भी प्लेटफ़ॉर्म्स थे, हम मैं सोच उस वक़्त हम यूज़ करते थे डेली मोशन प्लेटफ़ॉर्म से मैं ज़्यादातर वीडियोज़ देखता था, तो मैंने उस पे से वीडियोज़ निकाल के कि अप्लाई कैसे करते हैं, ये क्या चीज़ होती है? तो मैंने तब पहली दफ़ा सीएससी अप्लाई किया था, एफएससी बेस पे, फर्स्ट ईयर बेस पे, और मैं सिलेक्ट भी हो गया था। तब हम सीएससी बेस पे 3 यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते थे बीएस पे। यानी कि बेस्ट अंडर ग्रेजुएट स्टडी पे 3 यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते थे, 3 सिलेक्ट कर सकते थे। तो मैंने अप्लाई कर दिया, मैं सिलेक्ट भी हो गया गलती से। तो तब हाँ, मेरे अब्बा जी ने कहा नहीं, बाहर नहीं जाना है, ये क्या चीज़ है, बाहर जाके पढ़ना है, यहाँ पे एडमिशन नहीं है, तो यहाँ अब बच्चे हो तुम लोग। तब तो मेरी उम्र भी मेरे ख्याल से आईडी कार्ड भी नहीं बना हुआ था, इतनी मेरी छोटी उम्र थी। तो मेरे ख्याल से 16-17 साल का मैं लड़का था। तो वो तो वीडियो देख के गलती से अप्लाई कर दिया। तो मेरे दिमाग में ये था कि आप जब बाहर जाते हो ना, हमारे यहाँ क्या होता है, पैसा हमें आ रहा रहता है नज़र, पैसा, एजुकेशन नहीं, पैसा। तो बाहर का मतलब तो उसमें लिखा हुआ था कि अगर आप बाहर पढ़ने जाते हैं तो आपको पैसे भी वीडियो में उसने बताया ना कि आपको पैसे भी मिलते हैं पढ़ने के लिए। तो हमने कहा भाई ये तो कुछ नया है ना, कि आप पढ़ रहे हो और आपको पैसे मिल रहे हैं, तो अच्छी बात है ना। तो थोड़ा सा ऐसे खुशी हो गई, तो मैंने अप्लाई कर दिया और हो गया। खैर लेकिन वो फिर नहीं तब मुझे हो सक जा सके। फिर जो है एमएससी में पहुंचे, तो यहाँ तो हमारे यूनिवर्सिटी में जब पहुंचा, तो यहाँ पे तो हर दूसरा बंदा ही अप्लाई कर रहा है बाहर के लिए भाई।
कि हर दूसरा बंदा अप्लाई कर रहा है, हर दूसरा बंदा अप्लाई कर रहा है। तो अब तक यहाँ तक पहुँचते-पहुँचते ना मैं कंप्यूटर में ऐसे कह लें कि मैं बेस्ट हो चुका था कंप्यूटर में, क्योंकि घर में कंप्यूटर पड़ा है, लैपटॉप अब तो हमारे पास लैपटॉप्स भी आ गए हैं। तो मतलब कि अब यूनिवर्सिटी तक पहुँचते-पहुँचते मेरे पास अपना लैपटॉप है, पर्सनल लैपटॉप है मेरे पास घर में, और मैं लैपटॉप यूज़ कर रहा हूँ, और मैं पता नहीं क्या-क्या चीज़ें वीडियोज़ खुद मैं एडिटिंग कर रहा हूँ, वीडियोज़ बना रहा हूँ, नई-नई चीज़ें एक्सप्लोर कर रहा हूँ। मुझे कंप्यूटर बहुत अच्छी लेवल तक चलाना आता है। तो एप्लीकेशंस में मैं इवन कि मैंने एक दोस्त के लिए उसकी उसकी दुकान थी 6 नंबर पे, तो मैं उसकी उसी उसी की दुकान पे कंपोजिंग करने के लिए बैठता था, और वहाँ पे भी लोग ईमेल्स करवाने आते थे हमसे, और क्या कहते हैं अप्लाई करवाने आते थे। तो अप्लाई तो मैं खैर नहीं करता था, तो लेकिन तब ईमेल्स मैं लिखता था उनके लिए, और ये सब काम मैं तब भी कर रहा था, अनकॉन्शियसली कह लें कि मुझे पता नहीं था मैं क्या कर रहा हूँ, लेकिन कर रहा होता था उस वक्त भी एक दुकान में बैठ के। तो ख़ैर मुझे अब कंप्यूटर बहुत अच्छे से यूज़ करना आता है। तो अब मैं जब मैं यहाँ पहुँच गया ना, तो अब फिर मैंने कहा कि अब तो हम शहज़ादे बन चुके हैं ना थोड़े से, अब तो हम हाई लेवल पे पहुँच चुके हैं ना, तो अब तो बनता है बाहर जाना पढ़ने के लिए। तो अब क्योंकि हर कोई बाहर जा रहा है, हर किसी की ज़ुबान पे यही सोच है, तो अब फिर आहिस्ता-आहिस्ता दिमाग में यही बन गया कि नहीं, अब तो बाहर जाना है, अब तो बाहर जाके पढ़ना है। और इसके साथ-साथ फिर मैंने अपने कोर्स के ऊपर अपने आप को बेहतर किया। फिर मैंने एमफ़िल में एडमिशन लिया। एमफ़िल में हमारे सुपरवाइज़र बने प्रोफ़ेसर डॉक्टर हामिद मंसूर साहब। अभी वो प्रोफ़ेसर बन चुके हैं माशाल्लाह, अगर आपको नहीं पता तो। पहले डॉक्टर हामिद मंसूर थे, अब वो ओके, जी, माशाल्लाह। जी, जी। तो अब वो प्रोफ़ेसर डॉक्टर फर्स्ट ग्रेड, जी? 21st ग्रेड। या ग्रेड तो मुझे ख़ैर नहीं पता, शायद 21st होगा, He लेकिन नहीं, नहीं, definitely he was associate at 20th grade, but he must be मुझे 21st now, professor is 21st grade. लेकिन अब माशाल्लाह वो प्रोफ़ेसर चले डॉक्टर जी, हो रहे हैं। चले यार, इस वीडियो के थ्रू maybe we will share him a link as well, probably, who knows, but I really congratulate him कि सर हामिद साहब, बहुत बहुत मुबारक हो आपको, और आप भी कॉन्ग्रेचुलेट कर दें भाई। मैं मैं मम्मी नाना रही मेरे साथ, तो उनका राब्ता होता रहता है माशाल्लाह से, और मेरे वो सुपरवाइज़र रहे हैं एमफ़िल के अंदर, तो मुझे पहले से ही पता है, तो मैं उनको मैं दोबारा से मुबारकबाद देता हूँ सर जी आपको प्रोफ़ेसर बनने की खुशी में। ख़ैर तो सर प्रोफ़ेसर डॉक्टर हामिद मंसूर मेरे सुपरवाइज़र बने, तो हमारे डिपार्टमेंट में फिर मुझे पता लगा कि तकरीबन जो रोल है ना लोगों को बनाने का, ज़हन बनाने का कि बाहर अप्लाई करना, वो डॉक्टर हामिद मंसूर का है। इसमें कोई दो राह नहीं है कि जो ज़हन बनाने का काम है ना, वो डॉक्टर हामिद मंसूर का ही है कि बाहर जाना है। कि और वो पंजाबी हैं, तो मुझे पंजाबी तो ख़ैर बोलनी नहीं आती, लेकिन वो हर दूसरे तूने डिग्री में, जैसे मैं तूने एमएससी के बाद एमफ़िल में भी एडमिशन इसी यूनिवर्सिटी में ले लिया, लोग स्टेप अप करते हैं, तूने स्टेप सेम रखा हुआ है। अगर तूने आगे ही बढ़ना है, तो एक ही सीढ़ी पे आगे क्यों बढ़ना है? थोड़ा ऊपर चढ़ के आगे बढ़ेगा ना, वो तो दीवार में उसी सीढ़ी में टकराता रहेगा, तो फ़ायदा क्या है? तो अगर तूने यूनिवर्सिटी में एडमिशन फ़र्ज़ किया पाकिस्तान में लेना था, कम से कम कायदे-आज़म में, उधर कोई लाहौर में, कोई बड़ी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेता, एक आधा रैंक ऊपर तो करता, सेम जगह पे खड़े होने के आगे कौन बढ़ता है? तो ये उनका थोड़ा-सा ऐसे उनका मतलब पंजाबी में कहने के अंदाज़ हैं। तो फिर हमने कहा नहीं, अभी एमएससी में, क्योंकि अब देखें ना, जहाँ एफएससी में इतना नॉलेज नहीं है, बीएससी में इतना नॉलेज नहीं है, एमएससी में थोड़ा-सा नॉलेज आया, तो नॉलेज की थोड़ी कमी थी। तो मैंने कहा नहीं, पीएचडी करने बाहर जाऊँगा, एमफ़िल तकरीबन यहीं से कर लेते हैं, लेकिन फिर भी मैंने कहा कोशिश करता रहता हूँ। तो एमएससी के टाइम से लेकर मैं तकरीबन एमफ़िल के 2 साल, एमफ़िल के एमएससी मेरी थी 2019-21 की हमारी, और उन 2019 से समझ लें कि 2019 से लेकर मैं 2025 तक लगातार अप्लाई करता था, करता हूँ। मैं हालाँकि यहाँ पे पहुँच चुका हूँ, लेकिन मैं अभी तक भी अप्लाई करता हूँ। खैर, यानी कि 2019, 20, 21, 22, 23, 24, 25 7 सालों से मैं लगातार अप्लाई कर रहा हूँ। हर साल अप्लाई कर रहा हूँ, हर साल रिजेक्ट हो रहा हूँ। डज़न्ट मैटर। यार, अगर ये कि वीडियो देख रहा है ना जो बाहर जाने वाला, तो ये देखो, ऐसे नहीं होता कि आपने 5 अप्लाई की, 7 की, 10 की, 50 की और आप डन हो गए, यार मेरी तो हो ही नहीं रही, आई कैंट गो आउट। नो, यू हैव टू कीप इट डूइंग इट, मे बी 1000 टाइम्स, कपल थाउजेंड टाइम्स, इससे तो ज़्यादा ही अप्लाई की होंगी ना, डेफिनेटली, आई एम श्योर। अप्लाई की। ठीक है, इससे बहुत ज़्यादा। तो यू हैव टू जस्ट कीप डूइंग दैट अंटिल, वो कहते हैं कि यार, एक मशहूर कहावत है कि आपने दरवाज़ा खटखटाते रहना है, ऐसे ही। अंटिल और अनलेस जब कि खुल ना जाए, यू जस्ट हैव टू कीप नॉकिंग। नहीं खुलेगा तो कम से कम उस जगह से टूट जाएगा, तो कुछ ना कुछ हाँ, इंटरेस्ट मिल जाएगी। तो या खैर बोलेगा या टूटेगा, कुछ ना कुछ करना है। हाँ, अभी अभी तो ऐसा सीन हो चुका है, कोई बच्चा मतलब कि अभी मैं, खैर मैं बच्चे कहता हूँ, जो कोई भी एफएससी बीएस सॉरी बीएस कर रहे हैं बच्चे, मैं उनको मेरी ज़ुबान में बच्चा आता है कि बच्चे हैं मेरे, सर, पढ़ा सर, पढ़ा के। सर, सर, नहीं नहीं, तू तो भाई विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट,
नो नो नो, विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट वो वाकई बच्चे हैं, हम बूढ़े हो चुके हैं, हाँ, वी हैव टू एडमिट दैट, वी हैव गॉन जंगल फेज आई गेस। कोई भी ऐसे कहता है ना कि सर मैंने ना फ़लाँ यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है, तो मुझे ज़ुबानी कलामी ही उसका सारा एडमिशन प्रोसेस पता होता है कि मैंने इतने अप्लाई किए, मतलब कि इतने अप्लाई कर चुका हूँ, क्योंकि 7 साल मुझे अभी लगातार हो गए हैं, तो मैंने तकरीबन हर यूनिवर्सिटी में, हर स्कॉलरशिप पे, हर अपॉर्च्युनिटी पे, तकरीबन हर प्रोफेसर को जो मेरे फ़ील्ड से रिलेटेड है अप्लाई किया हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह। एंड आई स्टिल डू एंड यू स्टिल डू। हुँ। और मैं फिर भी अप्लाई कर रहा हूँ, बिल्कुल ऐसे ही है। और लोग कहते हैं कि ना अपने लेवल तक की जगह का अप्लाई करना चाहिए। मैंने ऑक्सफोर्ड में अप्लाई किया हुआ है। डू यू नो? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में मैंने अप्लाई किया हुआ है। कोई क्या है, कोई इश्यू नहीं है। देखो ना, अप्लाई करना है। आपने देखो, आपने ना एक जगह एक ये है कि ना एक आप एडवर्टाइज़मेंट आई। नहीं यार, वैसे भी वी वर फ्रॉम द ऑक्सफोर्ड ऑफ सदर्न पंजाब, वुडंट इट हर्ट कि हम जो वेस्टर्न कंट्रीज की ऑक्सफोर्ड में चले जाएं, हमारा लेवल बनता है भाई। मैं ऑक्सफोर्ड में अप्लाई नहीं किया, मैं ऑक्सफोर्ड में कामयाब हुआ। मैं बताता हूँ इसके बारे में एक सेकंड। अच्छा, मैंने क्या कहते हैं, जब भी मैं कह रहा था कि एडवर्टाइज़मेंट जो कोई आती है ना, तो वो आती है कि इस पे पूरी दुनिया के लोग अप्लाई कर सकते हैं। फिर उस पे ना लिखा होता है कि रिक्वायरमेंट्स हमारी क्या-क्या हैं। तो वो चाहे ऑक्सफोर्ड हो, वो चाहे बीजीयू हो, वो चाहे कोई भी यूनिवर्सिटी हो, रिक्वायरमेंट्स पे अगर आप पूरा नहीं उतरते ना, तो आप अप्लाई भी नहीं कर सक रहे होते। वो पहले ही आपको वहाँ से साइड पे कर देते हैं कि नहीं, आप इस जगह अप्लाई नहीं कर पा रहे। तो आज मतलब कि आजकल नहीं, वैसे भी मोस्ट ऑफ द टाइम जो रिक्वायरमेंट्स में होते हैं एलिजिबिलिटी को क्या है, 3.0 सीजीपीए, आपके पास इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपका मेडिकल ठीक होना चाहिए, आपके पास एक एक्सेप्टेंस काइंड ऑफ पीएचडी के लिए ज़रूरत भी होता है, कभी कभी ज़रूरत नहीं भी होता किसी जगह पे। आपके पास और भी चंद चीज़ें हैं जो रिक्वायरमेंट में लिखी होती है कि भाई ये सारी चीज़ें हों, तो आप अप्लाई कर सकते हैं, आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के। तो अगर आप ऑक्सफोर्ड में भी अप्लाई करने के एलिजिबल हैं, तो व्हाई नॉट? क्यों ना ट्राई दिया जाए भाई। ऑफ कोर्स। तो मैं एलिजिबल था, मैंने अप्लाई किया ऑक्सफोर्ड में, और मैं सिलेक्ट हुआ। मुझे प्रोफेसर ने पिक किया कि ये फ़लाँ शख्स ने, कि जहाँ पे 3.9 वाले अप्लाई कर रहे हैं, 4 जीपीए वाले अप्लाई कर रहे हैं, 3.03 वाले ने क्यों अप्लाई किया है, इसको उठाया जाए। देखा जाए कि बंदा है कैसे ये। कह रहे ये मेरे एमएससी की बात है। तो मैंने अप्लाई किया और मैं सिलेक्ट हो गया। प्रोफेसर ने मुझे एक्सेप्ट किया कि आई लाइक योर प्रोफाइल एंड आई वांट टू हैव एन इंटरव्यू विद यू, हैव अ चैट विद यू, सो इफ़ यू आर फ्री फॉर ऑन दैट डेट सो वी कैन मीट एंड ब्ला ब्ला। मैंने कहा यस ऑब्वियसली। मैं मीटिंग में गया, तो उसने मेरा इंटरव्यू लिया और उसने मुझे इंटरव्यू में पास कर दिया कि ये बच्चा मुझे चाहिए। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर था, और उसने मुझे कहा बच्चा मुझे चाहिए। यूनिवर्सिटी को मेल कर दी उसने। मैं अगले प्रोसेस में चला गया। अगले प्रोसेस में गया, अब मेरा क्या कहते हैं यूनिवर्सिटी की तरफ से इंटरव्यू हुआ। डॉक्यूमेंटेशन सारी वेरिफिकेशन मेरी हुई कि डॉक्यूमेंट सारे मेरे ठीक हैं, टेस्टेड हैं कि नहीं है, ये सब कुछ हुआ। तो वो सब कुछ हो गया और मैं उसमें भी पास हो गया। अब मुझे लगा कि अब मैं यहाँ तक पहुँच गया। मैंने कहा अब तो मैं जा रहा हूँ ऑक्सफोर्ड में, कि अब तो मैं मतलब कि अप्लाई कर, ये यहाँ तक ना, मैं तकरीबन 4 साल हो चुके थे अप्लाई करते करते। मतलब मैं पीएचडी की अप्लाई कर रहा हूँ, और मेरे जो 4 साल हो गए हैं अप्लाई करते करते। तो मैंने कहा इतनी मेहनत के बाद ना अल्लाह ताला ने मुझ पर रहम खा लिया। अल्लाह ताला कहता है कि तूने कहा था कि तू क्या कहते हैं इटली की भी किसी यूनिवर्सिटी में जाने को तैयार है, लेकिन देख मैं तुझे ऑक्सफोर्ड में भेज रहा हूँ। तो मेरे दिमाग में ये सब चीज़ें चल रही होती थी उस वक्त कि मैं तो वही ऑक्सफोर्ड में जा रहा हूँ। तो खैर जब प्रोफेसर ने एक्सेप्ट कर लिया, यूनिवर्सिटी ने एक्सेप्ट कर लिया, फिर कहता है अल्लाह ताला का आता है, हाँ क्या कहते हैं, हाँ तो गुरूर करता है तू, फख्र करने लग गया अभी से। तुझे क्या लगता है तू ही सब कुछ कर सकता है, मैं हूँ ना तेरे ऊपर। तो अल्लाह ताला ने कहा नहीं बेटा नहीं, अभी और मेहनत करनी है तूने। तो मैंने कहा कोई बात नहीं जी। अल्लाह ताला ने एक और इंटरव्यू की कॉल दिला दी ऑक्सफोर्ड से, फाइनल इंटरव्यू, कि अब है जी आपका फाइनल इंटरव्यू। मैंने कहा ये क्या होता है, तीसरा फाइनल इंटरव्यू? अभी तो 2 इंटरव्यू दे के चुका हूँ, 1 महीने में 2 इंटरव्यू हुए। अगले महीने में एक और फाइनल इंटरव्यू के नाम से एक और इंटरव्यू की कॉल आ गई कि इसके बाद जो आपकी स्कॉलरशिप आपको दी जाएगी और आप यहाँ पे पहुँच सकते हैं। मैंने कहा ठीक है, अभी जहाँ 2 क्लियर हो गए ये भी हो जाएगा। तो मैं देने चला गया इंटरव्यू, और मैंने सारी प्रिपरेशंस तैयार की हैं, सारे क्वेश्चन आंसर सारे तैयार किए। तो मैंने कहा सब अच्छी तरह पेपर करना, और मैंने इंटरव्यू बेस्ट ऑफ द बेस्ट दिया। मैंने बहुत अच्छा इंटरव्यू दिया। तो उसी वक्त ही मुझे शाम को मेल आ जाती है कि आपके इंटरव्यू में मार्क्स आए हैं 9.5 आउट ऑफ 10।
मेरे पास मेल अभी तक स्क्रीनशॉट भी होगा, मेल भी होगी। मेरे पास इंटरव्यू का नंबर है 9.5 आउट ऑफ 10। यार मुझे वैसे बाय द वे सेंड कर देना, आई विल मेक श्योर टू मे बी इंक्लूड दोस इन द एडिटिंग हाँ ओके, पोस्ट सेंड कर दूंगा, सेंड पोस्ट कर दूंगा, कोई प्रोडक्शन। बात नहीं है। तो मुझे आ गया 9.5 आउट ऑफ 10। मैंने कहा भाई अब तो सिलेक्ट ही हो ना, कि ये क्या, मतलब तो दो पीछे इंटरव्यू उससे स्टेप बाय स्टेप चल रहा है ना, कि ये आगे आगे। अब फाइनल इंटरव्यू में 9.5 नंबर आए हैं, तो मैं क्लियर हो गया। अब मैं तैयारी करता हूँ, शॉपिंग करता हूँ। अब तो मैं जा रहा हूँ इसी 2-3 महीने में ऑक्सफोर्ड। तो मैंने किसी को खैर बताया नहीं था उस वक्त। मैंने कहा ठीक है, अभी जब हो जाएगा ना तब बताऊँ। मैंने खैर खैर मैंने चीज़ें जमा करना, पैसे जमा करना शुरू कर दिए थे, कहीं टिकट भी होगी, ये भी होगा, वो भी होगा। तो मैं हर चीज़ कर रहा हूँ, लेकिन फिर अल्लाह ताला की लाठी आती है कि नहीं बेटा अभी भी नहीं। और मुझे मेल आती है 2-4 दिन बाद कि वाइल्ड वी हैव वेरी, मतलब कि कैसे था कि वी डिलाइटेड टू टॉक विद यू बट ला 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 ला, लेकिन यू वर नॉट इन द टॉप 10 कैंडिडेट्स विच वी सिलेक्टेड। सो चाहे 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 अब हो सकता है कि उस वक्त 3.2 वाला भी सिलेक्ट हुआ हो मेरे जैसा, हो सकता है कि 4 वाला सिलेक्ट हुआ हो आई सकता है, हाईली डाउट दैट। नहीं नहीं, हो सकता है 2 पॉइंट, नहीं नहीं मैं बता रहा हूँ ना, 2.9 वाला सिलेक्ट हुआ हो। कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उस वक्त ये था कि जिसके, मैं हो सकता है, या फिर मैं अपनी बात करूँ कि चलो मैं टॉप 10 में नहीं था, हो सकता था मैं 11वें नंबर पे था, हो सकता है मैं 12वें नंबर पे था, लेकिन टॉप हु 10 नोज था। को। कि जहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं ऑक्सफोर्ड में दिग्गज लोग, हिंदी में कहते हैं दिग्गज लोग अप्लाई कर रहे हैं, और पूरी दुनिया से अप्लाई कर रहे हैं। कम से कम मैं फाइनल इंटरव्यू तक तो गया ना भाई, और मुझे उसमें 9.5 नंबर भी मिले। फिर मुझे आ गया कि मैं नहीं, मैं कोई चीज़ हूँ, मैं कोई ऐसा वैसा बंदा नहीं हूँ कि मैं अगर ऑक्सफोर्ड के 2 इंटरव्यू क्लियर करने के बाद मैं फाइनल इंटरव्यू तक भी पहुँचता हूँ और उसमें भी 9.5 नंबर लेता हूँ, तो मतलब कि मैं कुछ ना कुछ है हूँ, मैं कुछ ना कुछ कर सकता हूँ अपनी ज़िंदगी में। तो यहाँ से मुझे मोटिवेशन मिली थी, मैं डीमोटिवेट नहीं हुआ, और मैंने कहा नहीं, दोबारा ट्राई करें। अगली दफ़ा मैंने फिर सेम जगह पे अपॉर्चुनिटी आई, मैंने दोबारा अप्लाई किया। इस दफ़ा तो मैं पहले इंटरव्यू में नहीं पहुँच सका। ठीक है। तो ये एक मजाक की बात हो गई। खैर मुझे प्रोफेसर ने तो एक्सेप्ट किया था, सेम प्रोफेसर ने मुझे दोबारा कहा कि इंटरव्यू के बगैर ही, उसने कहा कि ठीक है मुझे एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हूँ, आप अप्लाई करो दोबारा से। उसने इंटरव्यू मेरा नहीं लिया, लेकिन यूनिवर्सिटी की तरफ से मुझे इंटरव्यू की कॉल ही नहीं आई दोबारा से। तो ये चीज़ मतलब मैं दोबारा से इंटरव्यू मैं नहीं दे सका। खैर तो मैं मोटिवेशन मेरी ये थी कि मैं डीमोटिवेट नहीं हुआ, और मैं अप्लाई करता रहा। और मैंने कहा नहीं, मैं निकलूँगा, मैं पीएचडी करने के लिए जाऊँगा। और मैं इसके साथ साथ मैंने यूनिवर्सिटी में पढ़ाना शुरू कर दिया। डर था कि अब इसके साथ साथ ना मैं अपनी प्रोफाइल के भी खैर बेहतर करता रहा, हर स्टेप के साथ ना, हर रिजेक्शन के साथ। मुझे हज़ारों रिजेक्शन आई हैं, हर रिजेक्शन के साथ ना मैं अपने आप को बेहतर करता गया। मैं कोर्सेज़ करता रहा, ऑनलाइन कोर्सेज़, मैं पढ़ाता रहा यूनिवर्सिटी में, मैं फ्री में पढ़ाता रहा, मैं लैब में लगा रहा फ्री, मतलब कि बगैर किसी लालच के कि नहीं मुझे पैसे मिलेंगे, मुझे नहीं मिलते थे। मुझे पैसे मिलेंगे, मुझे ये मिलेगा, नहीं। मैंने कहा अपनी प्रोफाइल बेहतर करो, कोई ज़रूरत नहीं है अपने पैसों की, इन चीज़ों के पीछे पड़ने की। अल्लाह ताला रिस्क दे रहा है, बहुत है। मैं ऑनलाइन थोड़ा सा कमा लेता था, थोड़ा जो मुझे खाने के पैसे आ रहे हैं, तो बस बहुत मेरे लिए बहुत है। मैं घर से पैसे नहीं मांगता था, तो क्या कहते हैं, मेरे पास पैसे आते रहे। तो मेरे एमफिल करने के बाद ना मुझे बहुत से लोगों ने कहा कि अगर तू बाहर नहीं जा पा रहा तो पाकिस्तान में पीएचडी कर ले। मैंने कहा नहीं, यही तो मैं शुरू से करता आ रहा हूँ ना, कि चलो यही नहीं कर पा रहा तो ये कर ले, ये नहीं कर पा रहा तो ये कर ले। लेकिन अब मैंने कहा नहीं, अब तो मैंने गोल सेट कर लिया है कि नहीं, मैंने बाहर ही जाना है पीएचडी करने, जो मर्ज़ी हो जाए। चाहे जितने मतलब कि मुझे तब तक ये था कि आप ज़िंदगी भर पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो ज़िंदगी तो बहुत बड़ी है। मतलब कि मेरे पास अभी तो मैं 25 का हूँ, तो हमारे यहाँ पाकिस्तान में जो नॉर्मल एज मरने की है तकरीबन 60 साल है। मतलब हमारी आजकल की लाइफ स्पैन देखें तो 60 साल, तो कम से कम 50 साल तो मैं जी ही लूँगा ना। तो मेरा ये था कि कम से कम 40-50 तक तो मैं अप्लाई कर रहा हूँ। आगे अगर जो मुझे लाइफ मिली तो वो बोनस है एप्लीकेशंस के लिए। तो मेरा ये गोल है हमेशा के लिए, तो मैं अप्लाई कर रहा था। मैंने कहा नहीं कोई बात नहीं, हर साल अप्लाई करूँगा, कभी तो हो जाएगा। अल्लाह ताला रहम भी खा लेता है कभी कभी, तो मैं कहता हूँ कि नहीं मेरा बंदा, दुआएं ऑब्वियसली अल्लाह अल्लाह ताला के बगैर कुछ नहीं हो सकता। मैं कहता हूँ अल्लाह ताला से दुआएं मांगते रहें तो हो जाता है। दुआ मांगने का बस तरीका आना चाहिए। तो लेकिन साथ साथ ये नहीं कि वही बात थी कि ना, एक बच्चा, मजाक की बात है, बच्चा नहीं, औरत, एक औरत बाबा के पास गई कि बाबा मेरी, बाबा नहीं खोया, अल्लाह ताला के पास, अल्लाह ताला मेरी औलाद नहीं हो रही, 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 मेरी औलाद हो जाए, मेरी औलाद हो जाए, मेरी औलाद हो जाए। तो एक
मजाक है, कोई ऐसे मजहबी लोग माशाल्लाह, मैं भी मजहबी थोड़ा सा ज़्यादा हूँ, तो ऐसे कोई आ ना जाए, तो मैं इसको थोड़ा सा मजाक, थोड़ा इसको चेंज कर देता हूँ। तो एक बाबा के पास जाती रही, तो उसने कहा कि मुझे औलाद नहीं हो रही, मुझे औलाद नहीं हो रही, मुझे औलाद नहीं हो रही। तो उसने कहा ठीक है, दुआएं करते रहे करते रहे करते रहे बाबा जी उसके लिए। तो कुछ उसके बाद उसने कहा कि मस्त हो, डॉक्टर चेक करा लो। उसने कहा नहीं, मेरी अभी तक शादी भी नहीं हुई। तो कम से कम जो चीज़ आपको चाहिए उसका इलाज भी साथ साथ कराना होता है ना। तो अगर आप अल्लाह से दुआ कर रहे हैं और अपनी प्रोफाइल पे मेहनत नहीं कर रहे, तो आप कुछ नहीं कर रहे। तो मेहनत के साथ ही आपकी मेहनत जो है, मेहनत का जो आपका ज़रिया है, मेहनत का जो आपका तरीक़ेकार है, वो भी मैटर करता है दुआ के साथ साथ। तो खैर मैं अपनी प्रोफाइल भी बेहतर कर रहा था कि अब मैंने बाहर भी जाना है, अप्लाई करना है। तो इस दौरान दो प्रोफेसर्स ने मेरी बहुत मदद की है सीधी सी बात है। और डॉक्टर बाबर, डॉक्टर हामी मंजूर, इन्होंने भाई, मैंने और इन्होंने जान लगा दी है कि भाई मैं जहाँ अप्लाई कर रहा हूँ, अब इनकी आती है रिकमेंडेशन लेटर। मैं अक्सर पढ़ता हूँ फेसबुक के ऊपर ना कि फ़लाँ प्रोफ़ेसर मेरा रिकमेंडेशन के लिए मेल उनके पास जाएगी, लेकिन वो रिकमेंडेशन फ़िल नहीं कर रहा। फ़लाँ प्रोफ़ेसर मेरी रिकमेंडेशन फ़िल नहीं कर रहा, मैं इस यूनिवर्सिटी ताल्लुक़ मैं क्या करता हूँ, मैं क्या करूँ? लेकिन इन 2 प्रोफ़ेसर्स के पास सीधी-सी बात है, ये ऑफ़ेंड नहीं हुए कभी। मैं कहता हूँ मुझे गाली ना दे कभी, मतलब कि देते होंगे, अल्लाह ताला मतलब कि बहुत अच्छे प्रोफ़ेसर हैं। लेकिन मैं कभी बुरा कि इसकी तो रोज़ ही मेल आ जाती है, मेरी बिला नागा उनको मेल जाती थी किसी यूनिवर्सिटी की तरफ से कि ये फ़लाँ शख़्स ने अप्लाई किया है, आप रिकमेंडेशन फ़िल करें, और वो फ़ौरन फ़िल करते थे कि मैं इनकी सच्ची में दाद दूँगा। डॉक्टर बाबा जो मैं उनकी नहीं करता कोई इतना, कि कितने साल तक करेंगे? मैं देखो 7 साल से अप्लाई कर रहा हूँ, वो अभी तक फ़िल कर देते हैं। तो सोचो कब तक वो, अब अभी मुझे भी नहीं पता मैं कब तक अप्लाई करूँगा। तो रिकमेंडरी तो मेरे वही है, रिकमेंडेशन देने के लिए तो मेरे वही है ना, रेफ़री तो मेरे वही हैं। तो वो कब तक वो भी मेरा साथ दे रहे हैं। तो ऐसा कोई नहीं करता, सीधी-सी बात है। मैं आजकल के ज़माने में भाई भी नहीं करते। अगर मैं भाई को सेम चीज़ बार-बार करूँगा, नहीं मेरे लिए सेम चीज़ बार-बार करता रहे और डेली करता रहे। क्योंकि डेली मैं अप्लाई करता हूँ, बिला नागा अप्लाई करता हूँ, और बिला नागा आपको रिकमेंडेशन फ़िल करना है एक बंदे के लिए। तो अगर मैं भाई को भी कहता हूँ ना कि मेरे लिए डेली ये काम करता रहे, कुछ अर्से के बाद वो भी कहेगा बस कर दे भाई, क्या कर रहा है? थका दिया मुझे सेम काम करा-करा के। तो लेकिन ऐसी उन्होंने बात कभी मुझे नहीं कहा, सीधी-सी बात है। कभी भी उन्होंने नहीं कहा, और ना कभी मुझे जताया कि हम तेरे लिए ये कर रहे हैं। और ये भी है कि इवन कि फेसबुक में देखता हूँ, अक्सर ग्रुप्स में मैं हूँ, तो वो पैसे माँगते हैं रिकमेंडेशन फ़िल करने के लिए, प्रोफ़ेसर्स होके। लेकिन उन्होंने मुझे कभी इस तरह की कोई बात भी नहीं, और चलो ये भी नहीं कि चलो लेट हो जाए। डॉक्टर बाबर तो फ़ौरन से, और डॉक्टर हामिद मंजूर हाँ ठीक है, क्योंकि वो आपको पता है बहुत ज़्यादा थोड़ा वो काफ़ी सारी चीज़ों में मसरूफ़ होते हैं, तो हाँ, 1 आध दिन वो ले जाते हैं। लेकिन कभी भी इतना नहीं कि मेरी डेट गुज़र जाए, मैं उसमें क्या कहते हैं, एप्लीकेशन मेरी पूरी नहीं हो सकी। तो ये सब चीज़ मेरे साथ, इन्होंने मेरे साथ बढ़ा दिया इस मामले में। ख़ैर तो अप्लाई करता रहा। अब कुछ चीज़ें होती हैं जो ना अल्लाह ताला आपके साथ कर रहा होता है। कुछ चीज़ें आपके हाथ में होती हैं, मेहनत आपके हाथ में है, होना ना होना अल्लाह ताला के हाथ में है। तो अभी अगर मैं एमफ़िल की बात करूँ ना, एमफ़िल के टाइम पे मैं ऐसा शख़्स बन चुका हूँ, जब जो मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मैं किसी से पैसे नहीं लेता, घर वालों से यानी कि, फ़ीस के पैसे नहीं लेता, खुद कमाता हूँ, खुद खाता हूँ, खुद करता हूँ सब कुछ। एमएससी से पहले मैं ये बन चुका था, बीएससी में मैं एक स्कूल में पढ़ाता था। तो अब हम लड़के जो है ना, हमारी सोच भी ऐसी होती है, हमारे हम जिस एरिया से, जिस जगह से हम ताल्लुक़ रखते हैं, तो हम एक हद के बाद ना हम घर वालों से पैसे माँगने में हमें शर्म आ रही होती है कि नहीं, अब हम क्या इनसे पैसे कैसे माँगे। इवन कि हम अगर 10 रुपए की चीज़ भी हमने कोई चाहिए, तो हम उनसे कैसे माँगे कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो हम नहीं माँगते। हमारे लड़कों में तकरीबन ऐसा हो जाता है एक एज के बाद। तो मेरा भी वो फेज़ बीएससी में आ चुका था। तो अब एमएससी में आते-आते फिर मैं थोड़ा-सा ऑनलाइन कमाने लग गया, तो मेरे पास एमएससी की फ़ीस हो गई। अब एमफ़िल के एडमिशन के टाइम ना मेरे पास 1 रुपया नहीं था, क्योंकि गलती से वो भी एडमिशन, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था मैं एडमिशन गलती से तो नहीं, तब तो मैं अपना बना चुका था कि मैं एमएससी करनी है। लेकिन मेरे पहले लिस्ट में नाम आ जाएगा मुझे पता नहीं था। अब पहली लिस्ट में मेरा नाम आ गया, और मुझे कॉल आ गई, मेरे क्लर्क मुझे जानने वाले थे, तो उनकी मुझे कॉल आ गई, मुबीन तेरा नाम आ गया है, तो ना तूने सुबह जो है ना फ़ीस पे करनी है, सुबह लास्ट डेट है। अब मेरा ये क्या भाई, सुबह लास्ट डेट है। मुझे तो ये था कि दूसरी तीसरी लिस्ट में नाम आएगा, तब तक मैं कुछ कर लूँगा। लेकिन तो पहली लिस्ट में नाम आ गया, अगर मैं फ़ीस पे नहीं करूँगा, अगर पहली लिस्ट में सारी सीटें पूरी हो गई, तो मैं क्या करूँगा? तो मेरे दिमाग में ये चीज़ें चल रही हैं। अब मैंने दो कॉल्स की इन दोस्तों को कि कोई ना कोई तो पैसे दे ही देगा। मेरा उस वक़्त दोस्त था शेब, अभी भी है माशाल्लाह से। उस वक़्त मतलब कि उस वक़्त जो ख़ास दोस्त मेरा सबसे पहला जो ज़हन में किसी किसी का नाम आता था, तो वो शेब का नाम आता था कि शेब को कॉल करते हैं। तो मैंने शेब को कॉल की,
और मैंने उसको कहा कि भाई एमफिल में एडमिशन हो गया है, पैसे नहीं है। कहते कुछ करते मेरे पास आ जाओ। उसका घर था मुजफ्फरगढ़। मैंने बाइक निकाली, मुजफ्फरगढ़ पहुँच गया मुल्तान से। मैंने कहा ये करा देगा, फ़ीस हो जाएगी। तो खैर वहाँ गए तो नहीं बन सका। उसने कहा कि नहीं, पैसे मेरे पैसे नहीं है, किसी और दोस्त के पास चलते हैं, वहाँ पता करते हैं। और दोस्त के पास गए, और दोस्त के पास गए, नहीं पैसे हो गए। खैर काफ़ी जगह हमने पता किया, पूरा दिन घूमते रहे, पैसे अरेंज नहीं हो सके। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, तो अब रात को हम बैठे हैं। अब मैंने कहा कि चलो कोई बात नहीं। अल्लाह ताला ने कहा मैं थोड़ा सा वही था कि बात कि मैं थोड़ा सा मज़हबी टाइप का हूँ, तो मेरे दिमाग में हमेशा एंड पे यही आता है। मैं कभी भी रिग्रेट नहीं करता, मैं कहता हूँ अल्लाह ताला की मर्ज़ी, जो मर्ज़ी हो गया हो गया। तो मैंने यही कहा अल्लाह ताला की मर्ज़ी नहीं नाम आया, लेकिन अल्लाह ताला की मर्ज़ी नहीं थी एडमिशन कराना, तो कोई बात नहीं। तो मैं शेव के साथ बैठ के चाय पी रहा हूँ एक होटल पे, तो मुझे कॉल आती है एक लड़की की कि मुबीन कांग्रेचुलेशन, तुम्हारा एडमिशन हो गया है एमफिल में, लेकिन मुझे पता है तुम्हारे पे फ़ीस के पैसे नहीं होंगे, तो इसलिए आके मेरे से ले लेना। तो मैंने कहा ये क्या है भाई। और मुझे उस लड़की की पहली दफ़ा कॉल, ना उसका कभी मुझे ज़िंदगी में मैसेज आया, ना मुझे कभी उसकी कॉल आई। मुझे बस ये पता था कि मेरी क्लास फेलो है, क्योंकि मैं सीआर था तो मेरे पास उसका नंबर भी सेव था एमएससी में। तो मैंने कहा ओके, तुम्हें कैसे पता कि मेरे पास फ़ीस नहीं है? कहती है हाँ मुझे पता लग रहा है, तो इसलिए तुम आ जाना सुबह। मैंने कहा ओके। और ठीक है, मैंने कहा अच्छा मजाक कर रही है। अब मैंने कहा चलो ठीक है मजाक करिए। मैंने कहा शेप के पास रह लेता हूँ, यहीं पे रात गुजारता हूँ, तो सुबह चले जाऊँगा। फिर मैंने कहा नहीं, क्या पता सच ही बोल रही हो, अल्लाह ताला की मदद हो, चला जाता हूँ घर। तो मैं घर निकल आया आधी रात को, बाइक पे निकला, दोबारा निकाली, शेव को भी उठाया, नहीं शेव को नहीं उठाया, मैं घर निकल आया। घर आया, सुबह मैं यूनिवर्सिटी पहुंचा, नहीं उसको मुझे मैसेज आया कि आ रहे हो यूनिवर्सिटी में, मैं निकल रही हूँ। मैंने कहा हाँ मैं आ रहा हूँ। तो मैं निकल गया यूनिवर्सिटी में कि चलो अल्लाह ताला की ज़िम्मे देखता जाता जाता चला गया यूनिवर्सिटी। तो ना वही लड़की सामने बैठी है डिपार्टमेंट के एंट्रेंस पे, और एक फ़ोन पे कॉल पे बात कर रही है। और वो लड़की मेरे साथ आती है, ना उसने सलाम किया, फ़ोन पे बात कर रही है कंटिन्यूसली, ऐसे फ़ोन पे उसका है, कंटिन्यूसली बात कर रही है, और मेरे पास आके उसने हाथ में एक लिफाफा थमाया और चली गई। ना कुछ उसने मुझे सलाम किया, ना उसने बताया कि ये क्या चीज़ है, क्यों है, और मैं दंग खड़ा हूँ कि ये क्या है? ये क्या हो रहा है मेरे साथ? तो मतलब कि मैंने कहा ठीक है। मैं कुछ देर तो मैंने लिफाफे को मतलब कि वो बैंक का जो होता है ना, बैंक का लिफाफा, जिसमें वो अक्सर नोटिस आ जाते हैं, इस तरह का उसका लिफाफा था, अलाइड बैंक का मेरे ख्याल से था। तो मैंने कहा ये क्या हो रहा है मेरे साथ? तो मैंने ऐसे जब उसको खोला, तो उसमें मेरी फ़ीस के मुकम्मल पैसे थे माशाल्लाह से। तो कुछ पैसे खैर मेरे पास थे, उसके बाद जितने पैसे थे वो तो वो उसमें मौजूद थे। तो मैं ऐसे-ऐसे देता तो अब मुझसे ये नहीं हो रहा कि मैं अब इसको सारे काउंट करूँ, कलेक्ट करूँ, और जो है ना मैं ऊपर जाके फ़ीस जमा करूँ, लेकिन फ़ीस वाउचर निकलवाऊँ। तो कुछ देर तो मैं थोड़ा मायूस सा हो गया, थोड़ा-सा रुक गया, जम गया मैं थोड़ा-सा ना। तो कुछ देर के बाद थोड़ा-सा मैं संभला, तो मैंने कहा चलो अब आ गए हैं तो जमा कराने कराएँ भई, अल्लाह ताला की मर्ज़ी। तो मैं जाके फ़ीस जमा कराई, और कुछ अरसे बाद जो है वो उसके उधार भी वापस कर दी। लेकिन मैंने फिर उससे पूछा कि ये क्या सीन है तूने? तो मैं तुझे कैसे लगा मैं तेरे पैसे वापस, अब तो मैंने कर दिया ना, तुझे पता था मैं पैसे वापस ना करता तो? तो उसने कहा नहीं, मुझे फ़ील ही नहीं हुआ कि तुम मुझे पैसे नहीं वापस करोगे, मुझे पता था तुम वापस कर दोगे। तुमसे कभी ऐसी वाइब ही नहीं आई। मैंने कहा तुम तो मुझे जानती भी नहीं थी कि ना कभी हमारी बात हुई, ना कभी इस कोई ऐसा सीन, तो फिर कैसे सीन? तो उसने कहा नहीं, मुझे बस लगा कि हो जाएगा। तो मैंने कहा चलो करनी चाहिए। मैंने कहा ये भी ठीक है भाई, अल्लाह ताला ऐसे भी मदद करता है कि कोई आपको नहीं जान रहा, ना आपको कभी तो अब तो मेरी खैर माशाल्लाह से बहुत अच्छी दोस्त है वो। मैं उसका नाम, लड़की का नाम नहीं ले सकता, पता नहीं ले भी लूँ तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन क्या पता अब, क्योंकि उसकी शादी हो चुकी है। And we will prefer to not do that. हाँ, तो हाँ, हम प्रेफ़र करेंगे कि नाम नहीं जाए। हाँ, वही बात है ना। तो खैर वो मेरी मेरी ज़िंदगी के वो एक बहुत अहम हिस्सा है, और क्योंकि उसी ने ही मुझे एक अच्छी जगह पे पहुंचाया, और उसी अगर तब वो ना होती, सीधी सी बात है, मैं तो हार चुका था कि भैया नहीं, अब तो कोई और चीज़ देखते हैं ना, कि यहाँ पे तो एडमिशन नहीं हुआ, मतलब कोई और चीज़ देखते हैं, तो मेरा वो ना चलता वहाँ से सिस्टम। और मदद तो अल्लाह ताला की है, लेकिन इस ज़रिए तो वो बनी। खैर अ, अब ये सब चीज़ें से गुजरने के बाद ईमान तो मेरा पक्का ही है कि नहीं, होना तो अल्लाह ताला की तरफ से ही है। तो जब होगा कोशिश करते रहो। तो मैं करता रहा, करता रहा, करता रहा, करता रहा, करता रहा। मैं अब इतना पक्का बन चुका हूँ कि अब लोग मेरे पास आ रहे हैं अप्लाई करवाने के लिए। मेरे घर बैठने लग रही हैं कि इसका भी अप्लाई करना है, उसका भी अप्लाई करना है, ये भी करना है। मैंने फिर ये बिज़नेस भी शुरू कर लिया अप्लाई करने का ना, तरह-तरह। तो आपके चैनल के थ्रू मैं थोड़ा अपनी मोटिवेशन भी कर दूँ, मैं अप्लाई भी करता हूँ अगर किसी ने कराना हो तो। तो काफ़ी लोग मेरी वजह से गए भी सही बार। तो लेकिन मैं ना जा सका। लोगों का अप्लाई करता हूँ, वो उनका हो जाता है, वो चले जाते हैं।
मैं अपना करता हूँ, मेरा नहीं होता। इससे तो मेरा ईमान और मज़बूत होता था, मैं डिमोटिवेट इससे भी नहीं होता था, मैं इससे मोटिवेट होता था कि भई लोगों का मेरी वजह से रिस्क लिखा जा रहा है एक और जगह पे, वो मेरी वजह से जा रहे हैं। इसमें तो मेरे लिए और भलाई है कि चलो इस दुनिया में ना सही आखिरत में तो मुझे भले मिलेंगे ना। मुझे तो इस बारे में ये होता था, चलो कोई बात नहीं, लोग मेरे से जा रहे हैं, लोगों का अगर मेरे घर में रिस्क तो लिखा हुआ है, चलो मैं कुछ नहीं खिला-पिला रहा हूँ उनको, पानी तो पिला रहा हूँ कम से कम। वो मेरी वजह से मेरे घर में पानी पी रहे हैं, तो मतलब कि उनका रिस्क मेरे पास लिखा हुआ है, अगर मैं नहीं हूँ वहाँ पे तो वो पानी कहाँ से पिएँगे मेरे घर में? मेरे हाथ का पानी कहाँ से पिएँगे? तो इसलिए उनको जो है थोड़ा-सा मेरी ही ज़रूरत है। मेरी और इनकी वजह से मुझे भी ज़रूरत है कि मुझे इस स्वाब मिल रहा है और मैं उनको अप्लाई करता रहा और मैंने बहुत लोगों को अप्लाई की और वो चले भी गए। मैं ना जा सका और मैंने फिर भी अप्लाई करना शुरू कर रखा और इस साल जो है ना, एक हमारे दोस्त हैं हमज़ा तारिक साहब, उन्होंने मुझे मशवरा दिया कि नहीं, तू कुछ मतलब कि पीएचडी अगर पे नहीं जा पा रहा तो कम से कम बाहर तो जा सकता है ना। तो पीएचडी नहीं, तू रिसर्च असिस्टेंट पे अप्लाई कर, मेरी ही यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर, तो तेरा हो जाएगा। मुझे एक वाइब आती है कि तेरा हो जाएगा, इधर मेरी यूनिवर्सिटी में हो जाएगा। मैंने कहा चलो अप्लाई कर देता हूँ। तो मैंने पीएचडी को चूज़ किए बगैर मैंने प्रोफ़ेसर को मेल की, मैंने कहा प्रोफ़ेसर को मेल नहीं किया, मैंने यूनिवर्सिटी में डायरेक्ट अप्लाई किया रिसर्च असिस्टेंट के लिए कि मुझे एक जॉब चाहिए जिससे मैं अप्लाई करना चाहता हूँ। तो एक प्रोफ़ेसर ने भी मुझे खुद से ही लिंक्डइन से उठाया, उसी यूनिवर्सिटी का प्रोफ़ेसर था। उसने लिंक्डइन से मेरी प्रोफ़ाइल देखी, वो मुझसे काम भी करवाया उसने। उसने लिंक्डइन पे उसने कहा बंदा भी ठीक है कि काम भी करके दे रहा है और हर चीज़ ठीक है। तो इसने कहा कि चलो ठीक है, आपने क्योंकि इस पे अप्लाई की है, मैंने उसको कहा मुझे फिर पीएचडी चाहिए। उसने कहा नहीं, अभी तो आप अगले साल पीएचडी शुरू करेंगे। मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, आ जाता हूँ। मैं आया और तकरीबन अब ये इसमें ये कह लें कि अब फिर ज़रिया तो एक शख़्स है हमज़ा तारिक, यानी कि उसने मुझे कहा कि यहाँ पे अप्लाई कर, हो जाएगा। लेकिन पीएचडी पे अप्लाई ना कर, इस पे अप्लाई कर। मैंने कहा चलो ठीक है और उस पे अप्लाई किया और उससे हो गया और मैं इधर आ गया। अब जो है यहाँ पे आके मैं चाइना में पहुँचा, मुझे 3-4 महीने यहाँ पे हो गए हैं और 3 महीने ख़ैर मुझे स्पेसिफ़िकली अगर मैं स्पेसिफ़िक बात करूँ तो आज क्या तारीख़ है? 12 तारीख़ है। तो मुझे तकरीबन साढ़े 3 महीने हो गए हैं यहाँ पे आए हुए। तो मैं चीज़ें भी सीख गया हूँ, तो और मैं दुनिया भी सीख गया हूँ और मैं बाहर रह क्योंकि मैं ऐसा शख़्स जो वही बात फिर शुरू में अगर चलें तो मैं अगर अपने घर से 9 नंबर इतना करीब है, पहली दफ़ा देख रहा हूँ एफएससी में, फिर बीएससी में 6 नंबर पहली दफ़ा देख रहा हूँ, फिर एमएससी में यूनिवर्सिटी पहली दफ़ा देख रहा हूँ। तो ऐसा शख़्स मेरे ख़्याल से उस वक़्त बाहर आता ना और फिर डायरेक्ट पीएचडी के लिए बाहर आता तो मेरे ख़्याल से वो सर्वाइव ना कर पाता। तो अल्लाह ताला ने मुझे तैयार करने के लिए एक ऐसे फ़ेज़ के लिए 1 साल के लिए यहाँ पे भेजा है कि भाई नहीं तू चीज़ें देख ले, तू चीज़ें समझ, तू मेरा बंदा है। लेकिन मुझे ये चीज़ें फ़ील आती हैं अब इस ज़माने में, अब मैं इस जगह पे पहुँच चुका हूँ। मुझे ये फ़ील होता है अल्लाह ताला ने मुझे इधर भेजा कि नहीं तुझे मैं इधर इधर भेजा है, तुझे ये चीज़ें सीख और ये चीज़ें देख ले कि तू ये चीज़ें कर भी सकता है कि नहीं कर सकता। फिर जो है तू इन चीज़ इसमें फिर पूरा डूब जा, फिर तू इसमें पीएचडी कर ले। तो अब मैं उस समंदर में तैरना सीख रहा हूँ। तो जैसे ही मैं सीख गया तो अगले साल इंशाल्लाह मेरी पीएचडी शुरू हो जाएगी। तो तकरीबन जो है मेरी कोशिशों के 8 सालों बाद मेरे पीएचडी एक बाहर की जो है मुकम्मल स्टडी जो है वो शुरू हो जाएगी अगले साल। तो ये मेरा सारा सफ़र रहा और अभी भी क्योंकि मेरी पीएचडी यहाँ पे शुरू होनी है लेकिन सब्जेक्ट मेरा रेलेवेंट नहीं है क्योंकि मेरा जो इंटरेस्ट है ना वो है थोड़ा-सा बायोइन्फॉर्मेटिक्स के रिलेटेड। तो लेकिन जो यहाँ पे रिसर्च वर्क अभी कर रहे हैं ये सारा वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट पे कर रहे हैं। तो जो कि मुझे इंटरेस्टेड ज़्यादा नहीं लगता। तो मैं फिर भी और जगह पे कोशिश कर रहा हूँ कि मुझे अगले साल जो है ना पीएचडी जो है कहीं और मिल जाए। इस साल नहीं, उससे अगले साल, उससे अगले साल, उससे अगले साल लेकिन अपने स्पेसिफ़िक फ़ील्ड जो मुझे पसंद है ना अब क्योंकि मैंने फिर वही बात की कि चाहे मैं अब मुझे लोगों ने कहा कि नहीं यहीं पे अब शुरू कर दो। लेकिन मैंने कहा नहीं अब मैं बाहर जाऊँगा और अपनी जगह पे जाऊँगा जहाँ मैं जाना चाहता हूँ। तो अब फिर भी मैं अपनी जगह ढूँढता रहूँगा। तकरीबन हो सकता है मुझे वो जगह मिलते-मिलते मेरी एक पीएचडी यहाँ से क्लियर हो जाए। हो सकता है कि मैं पीएचडी छोड़ के मुझे किसी और जगह जाना पड़े। लेकिन मैं अपनी जगह लाज़मी ढूँढता रहूँगा और मैं अपना नाम इंशाअल्लाह बनाऊँगा। तो ये मेरे ख़्याल से कोशिशों के बाद इंशाअल्लाह अल्लाह ताला मेरा साथ देकर मैं कर लूँगा कुछ ना कुछ। अच्छा जैसे ये जो आपने ये पूरा एक सफ़र है एक लंबा सारा, लेकिन इसमें मैं जो फ़ोकस करूँगा वो पिछले कोई अप्रॉक्सिमेटली 6 या 7 साल का अरसा है जिसमें आपने अप्लाइयाँ की हैं, बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन सेंड किए हैं लिटरली लाइक थाउज़ेंड्स। और इसमें मैं ये भी मेंशन करता चलूँ एज़ यू हैव मेंशन्ड इट ऑलरेडी दैट यू अप्लाइड ऑन मास्टर लेवल्स पे भी आपने अप्लाई किया है। बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस आपने पीएचडी लेवल पे भी सेंड किए हैं। तो मैं इसमें पहली बात तो इसमें आपको एक तरह से एक माइक पकड़ाना चाहूँगा।
टेल दिस टू एक जो नया बंदा जो कि यहाँ पे ग्रेजुएशन कर रहा है, जिसने एमएससी की है या जिसने एमफिल किया है, फॉर बोथ, कि अगर वो बाहर जाना चाहता है फॉर स्टडी पर्पसेस इन एनी कंट्री, वी विल गो जनरली, फिर हम बाद में स्पेसिफिकली मे बी चाइना को भी कवर कर सकते हैं। तो अगर वो बाहर जाना चाहता है तो उसने ग्रेजुएशन कर लिया, उसके हाथ में अब डिग्री है, तो डिग्री के बाद वो एग्जैक्टली कौन से पॉइंट से स्टार्ट करेगा, कहाँ से वो इनिशिएटिव लेके मैं अब यहाँ से प्रोसेस स्टार्ट करूँगा, उसके बाद फॉलो अप प्रोसेस क्या है, एंड गाइड अस थ्रू द होल प्रोसेस ऑफ एप्लीकेशन एंड गेटिंग स्कॉलरशिप इन अ फॉरेन कंट्री। इसका जवाब सीधा-सीधा ये है कि ना अक्सर लोग जंग के मैदान में पहुँचना तो चाहते हैं और जंग लड़ना भी चाहते हैं, लेकिन उनके पास हथियार नहीं होते। वो कहते हैं कि हम ऐसे ही निहत्थे लड़ेंगे। तो ऐसा भी नहीं है कि आप किसी जगह पे पहुँच चुके हो, आपके सामने इतने सारे लोग हैं और आप बगैर किसी चीज़ के लड़ने आ गए हो, तो आप कहते हैं पहली जगह पे आप रिजेक्ट हो गए, यानी कत्ल हो जाओगे और आप डिमोटिवेट होकर निकल जाओगे। तो ऐसा आप पहले ही भाले का शिकार हो जाओगे। हाँ, पहले ही भाले का अच्छा वर्ड है। पहले ही भाले का आप शिकार हो जाओगे, आप उसमें डिमोटिवेट होगे और आप निकल जाओगे, उस रेस से ही निकल जाओगे। तो ऐसा नहीं है। अक्सर लोग मुझे वैसे मैसेज करते हैं, मुबीन भाई या सर मुबीन, मैंने ना अप्लाई करना है। ठीक है, अभी अप्लाई करो। कहाँ करना है? मैंने बाहर अप्लाई करना है। बाहर कहाँ अप्लाई करना है? मैंने यूरोप अप्लाई करना है। अच्छा, यूरोप में कहाँ अप्लाई करना है? मैंने जर्मनी अप्लाई करना है या फिर मैंने फ्रांस अप्लाई करना है। अच्छा, कौन सी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है? ये नहीं सोचा। अच्छा, कोई बात नहीं, इतना तो चलो ठीक है। किसी की अभी तक डायरेक्शन तो है ना कि मैंने जर्मनी अप्लाई करना है, फ्रांस अप्लाई करना है, यूनिवर्सिटी चलो ठीक है, अभी तक पता नहीं है, समझ में आता है। ये हो गया, डायरेक्शन सही है उसकी, समझ आ रही है। कोई आते हैं, हमने अप्लाई करना है, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं? हाँ जी पूरे हैं। पासपोर्ट है? नहीं, पासपोर्ट तो नहीं बनवाया अभी तक। अबे भाई, अब लाहौर थोड़ी जाना है, कराची थोड़ी जाना है कि पासपोर्ट के बगैर चले जाओगे। पहले पासपोर्ट तो बनवा लो, एप्लीकेशन में भी पासपोर्ट लगता है। तो कम से कम हथियार पूरे हों आपके ना, आपकी ठीक है हाँ जी, सोच। इसलिए इसी वजह से ही मैंने ये सवाल किया, बिकॉज़ मोस्टली लोगों को ये पता ही नहीं है, वो उनको लग रहा होगा कि शायद ये जो पासपोर्ट वगैरह चाहिए ना, ये हमें फाइनल स्टेज में चाहिए होगा कि जब हमारा वीज़ा लग रहा है इस तरह से। उनको ये नहीं पता कि जब आप एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन, आप पहली एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे हैं, तो आपको तभी पासपोर्ट चाहिए। तो इस वजह से ठीक है, बहुत अच्छा है, आप गाइड अस थ्रू द होल प्रोसेस। हाँ, तो आपके पास सबसे पहले तो पासपोर्ट होना चाहिए, क्योंकि आप बाहर की कंट्री जाना चाह रहे हो तो पासपोर्ट पहले बनवाने, और कम से कम 10 साल का बनवाने। मैंने एक खाली पासपोर्ट ज़ाया कर दिया 5 साल का बनवा के, तो ये मेरी अपने ऊपर है। तो मैंने पासपोर्ट 5 साल का पहले बनवाया और वो ज़ाया गया और वह कहीं नहीं जा सका, तो फिर मुझे 10 साल का मज़ीद बनवाना पड़ा। अभी मैं दूसरे पासपोर्ट पे आया हुआ हूँ। खैर, आप 10 साल का पासपोर्ट बनवाएं। उसके बाद जो है, अगर आप आइल्स दे सकते हैं बहुत बेहतर है। आइल्स का मैं एक और एग्जांपल देता होता हूँ कि भाई, लोग कहते हैं कि इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेवल चल तो जाता है। हाँ, चल जाता है। फिर आइल्स हम क्यों दें? बच्चे पूछते हैं। तो इसका जवाब, सीधा सा जवाब ये है कि ना, रिक्वायरमेंट लिखी होती है कि ना, आइल्स 6.5 बैंड्स, टोफेल इतने नंबर, ये इतने नंबर, पीटी इतने नंबर। और अगर आपके पास ये नहीं है तो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर के साथ भी आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अब मैं कहता हूँ, जब आपके पास एप्लीकेशन जाती हैं ना, जब उनके पास एप्लीकेशन जाती हैं, तो वो देखते हैं एक बच्चे की 3.2 CGPA है, दूसरे बच्चे की 3.1 CGPA है, लेकिन 3.2 वाले के पास आइट्स नहीं है, 3.1 वाले के पास आइट्स है। तो ठीक है, थोड़ी सी CGPA कम है, लेकिन इसकी कम से कम बात करने का अंदाज तो ठीक होगा, क्योंकि इसके पास आइट्स है, इसको बात तो करनी आती और वो होगी। इस बारे में मेरे ख्याल से वो ये कह सकते हैं कि वी आर श्योर, क्योंकि इसने एक थर्ड पार्टी को आर्ट्स दिया है और उस थर्ड पार्टी ने ये वेरीफाई किया है दैट दिस पर्सन कैन कम्युनिकेट इन इंग्लिश। तो इस वजह से दे कैन ट्रस्ट एन आयल्स, बट दे विल डेफिनेटली नॉट ट्रस्ट द लेटर जो कि प्रोड्यूस किया हो गया आपकी लोकल यूनिवर्सिटी से या फिर लोकल प्रोफेसर से, क्योंकि उससे तो आप कोई भी लेटर लिखवा सकते हो। बिल्कुल ऐसे है। और आजकल तो लोग फोर्ज्ड साइन, क्या कहते हैं, फोर्ज साइन कहते हैं ना, फोर्ज साइन भी लगा देते हैं। तो ये भी सीन फोर्ज फोर्ज डॉक्यूमेंट्स। फोर्ज डॉक्यूमेंट्स, बिल्कुल। तो खैर, तो फिर वो उसको ही प्रेफर करेंगे, चाहे जिसकी CGPA आपसे एक आधा पॉइंट कम भी है। जिसके पास आइट्स है वो उसको प्रेफर कर लेते हैं। तो अगर आपके पास आइट्स है तो बहुत बेहतर है, लेकिन क्योंकि आइट्स बहुत महंगा है, तो आप नहीं कर पा रहे होते, तो अगर आपको पता है कि मैं नहीं कर पाऊंगा आइट्स, तो फिर अपने एजुकेशन लेवल को, यानी कि अपनी CGPA को थोड़ा बढ़ाएं। फिर ये होगा कि अगर किसी की 3.9 CGPA है और किसी की 3.1 CGPA है, उसके पास आइट्स है, तो फिर भी आपको ही कंसिडर किया जाएगा, क्योंकि आपकी CGPA ज़्यादा है। नेक्स्ट स्टेप है, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी हो गया, पासपोर्ट हो गया, आपके डॉक्यूमेंट्स। अब लोग अप्लाई कर रहे होते हैं, लेकिन डॉक्यूमेंट्स में ये है कि डिग्री,
यानी कि लोगों के पास ट्रांसक्रिप्ट तो होती है लेकिन डिग्री नहीं होती। अब हमारे यहाँ पाकिस्तान में एक अलमिया है कि उनको अपनी डिग्री लेने के लिए पैसे देने पड़ते हैं। और अगर फ़र्ज़ किया, एक तो है ऑफ़िशियल फ़ीस देने के बाद लड़कों को पैसे देने पड़ते हैं कि नहीं, मेरा जो अर्जेंट मैंने काम कराना है वो असल में अर्जेंट हो, तो इसके लिए पैसे ले लो। तो इसके अलग से पैसे होते हैं। तो खैर, एक हमारा ये पाकिस्तान का एक तरीक़ेकार बन चुका है काम का। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने आज तक कहीं पैसे नहीं भरे फ़िज़ूल के। और सब चीज़ें स्मूथली होती रहीं और वो चीज़ें मेरे पास आती रहीं, क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत था ना। One step at मैंने तो ज़िंदगी भर limited time in the world. मैंने तो ज़िंदगी भर अप्लाई करना है ना, तो मेरे पास टाइम बहुत है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था इन चीज़ों से। लेकिन खैर, मैंने हर चीज़ अर्जेंट निकलवाई और वो उसे अपने बगैर किसी पैसों के अर्जेंट चीज़ें निकल आई मेरी। खैर, तो ये चीज़ें पूरी होनी चाहिए। डॉक्यूमेंट्स 2 तो चीज़ें हो गई। डिग्री हो गई, नहीं, 2 चीज़ें हैं। पहले नंबर पे आपका हो गया एक पासपोर्ट, पासपोर्ट हो गया। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी। उसके बाद होगी आप इंग्लिश प्रोफिशिएंसी। और ये भी आप यहाँ पे ना ऑफ कोर्स जो आपका इंग्लिश प्रोफिशिएंसी है वो आपके इंग्लिश नेटिव वाले लैंग्वेज जिनकी नेटिव लैंग्वेज इंग्लिश है उन कंट्रीज़ में ही एप्लीकेबल होगा। आपके सॉफ्ट ज़ाहिर है आप जर्मन जा रहे हैं, जर्मनी जा रहे हैं, चाइना जा रहे हैं, देन यू आर प्रोफिशिएंसी सॉरी तब आपका जो आइल्स है वो मैटर नहीं करता, राइट? ऐसा ही है ना? आइल्स ऐसा ही है, लेकिन फिर भी अगर आप फ़र्ज़ किया पीएचडी के लिए अप्लाई करो तो आपके पास आइल्स नहीं है, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट है। आपका हर जगह पे, चाहे वो इंग्लिश, यानी कि यूएसए, अगर हम इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ किनको समझते हैं, यूएसए और यूके को, तो इनमें आप इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर के साथ ही अप्लाई कर सकते हो दोनों में पीएचडी के लिए। लेकिन मास्टर्स के लिए मोस्ट लाइकली आपको आइल्स ज़रूरी होता ही होता है, लेकिन पीएचडी के लिए आप एलिजिबल होते अप्लाई कर सकते हो। और तो मतलब दिस इज़ वन ऑफ द प्रायोरिटीज़। क्या बेहतर है हाँ, बेहतर ये होता है सबसे पहले आर्ट्स ले लो। ऐसे ही है बिल्कुल। आपके मतलब ऑड्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं इसके साथ। ठीक हो गया, इससे आगे ऑस्ट्रेलिया एक कंट्री है जहाँ पे आप बगैर आइल्स के अप्लाई नहीं कर सकते, चाहे वो मास्टर हो चाहे पीएचडी हो, अप्लाई ही नहीं कर सकते, आप एलिजिबल ही नहीं है। खैर, तो ये 3 चीज़ें हो गई। डिग्री हो गई, यानी कि आपके अगर ट्रांसक्रिप्ट है तो साथ में डिग्री भी आपकी लाज़मी होनी चाहिए, क्योंकि फ़र्ज़ किया अगर आपका एडमिशन हो जाता है, वैसे तो ट्रांसक्रिप्ट आप अप्लाई कर सकते हैं और साथ में प्रोविंशियल सर्टिफिकेट अप्लाई आप कर सकते हैं। लेकिन एप्लीकेशन प्रोसेस 1 आधे महीने का है तो आपका एडमिशन हो गया। अब फिर वो माँगते हैं फ़ौरन से आपकी अर्जेंट डिग्री, कि डिग्री हमें फ़ौरन से सेंड करो, तो आपके पास तब होती नहीं है। तो इसलिए बेहतर यही होता है कि जैसे ही आपकी डिग्री कंप्लीट हो तो उसी 1 आधे महीने में आप जो है वो डिग्री भी अर्जेंट बेसिस पे निकलवा लें। और उसके बाद जो है ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके आ गए। अब इनकी वेरिफ़िकेशन, कि आपका अगर मकसद है सिर्फ बाहर पढ़ना, तो फिर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, जो कि पता नहीं क्यों एक तरीके का बनाया गया है, लेकिन कि आपने यूनिवर्सिटी से डिग्री ली, यूनिवर्सिटी की स्टैम्प भी लगी हुई है, ओरिजिनल डिग्री भी है, आप ऑनलाइन वेरीफाई भी कर सकते हो, लेकिन फिर भी आपको एचईसी वेरीफाइड यूनिवर्सिटी से डिग्री करने के बाद भी आपको एचईसी से वेरीफाई करवानी पड़ती है डिग्री को। तो ये पता नहीं एक तरीक़ेकार क्यों है, लेकिन है। हमें इसको रूल बुक फ़ॉलो करनी पड़ेगी, तो हमें एचईसी से अपनी डिग्री वेरीफाई करानी पड़ती है। आपको अपने मैट्रिक और मैट्रिक और एफएससी के डॉक्यूमेंट्स आपको आईबीसीसी से, यानी कि इंटर बोर्ड चेयरमैन कमेटी, शायद यही इसका फुल फॉर्म है, आईबीसीसी से आपको वो जो है वेरीफाई कराने पड़ते हैं। और ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं आपको मोफा से, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से भी वेरीफाई कराने पड़ते हैं। तो फिर जो है आप ये सब वेरिफिकेशन अगर आपकी हो गई हैं, तो और आपका एडमिशन भी हो गया है बाहर कहीं पे, तो फिर आप वीज़ा आपके लिए अप्लाई कर सकते होते हैं। यानी कि अगर आपके डॉक्यूमेंट्स ये, लेकिन ये सारे काम एप्लीकेशन के लिए नहीं हो चाहिए होते, यानी कि वेरीफाइड डॉक्यूमेंट्स लाजमी नहीं होते कि अगर आपके वेरीफाइड डॉक्यूमेंट्स ही एप्लीकेशन के टाइम, आप अप्लाई जो है बगैर वेरीफाइड डॉक्यूमेंट्स के भी अनवेरीफाइड डॉक्यूमेंट्स के साथ भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन वीज़ा प्रोसेस के लिए, यानी कि आपने अगर वीज़ा अप्लाई करना है तो आपके वही सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वेरीफाई होने चाहिए। लेकिन क्योंकि इनमें टाइम लगता है, अपॉइंटमेंट्स नहीं मिलती, पैसे लगते हैं, और तकरीबन ऐसे करेंगे 50-60 हज़ार लग जाता है वेरिफिकेशंस में ही। तो अगर आपके पैसे, ये सारे पैसे लगते हैं, टाइम लगता है, अपॉइंटमेंट्स नहीं मिलती, तो जब आपने सोच लिया कि मैंने बाहर ही जाना है, तो आहिस्ता-आहिस्ता करके डॉक्यूमेंट्स जो है वेरिफिकेशन शुरू करा दें, काम का शुरू करा दें और डॉक्यूमेंट वेरीफाई करा लें, सारे के सारे करा के रख लें। देखिए, बेहतर चीज़ यही होती है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन। नहीं, यही नेक्स्ट क्वेश्चन है ना। मैंने आपसे एक सवाल किया कि आप मुझे इस एंटायर प्रोसेस से स्टेप बाय स्टेप लेके चलेंगे। उसमें उसमें आपने पहले ये बताया कि आपने पहले फॉर एग्जांपल एक मिनट जस्ट जस्ट होल्ड ऑन। हमने पासपोर्ट बनवा लिया,
आई एम एन यू गाइस, जस्ट आई विल प्रिटेंड दैट आई एम एन यू फ्रेश ग्रेजुएट, जो कि एमफिल ग्रेजुएट है या फिर मास्टर बेसिक बैचलर ग्रेजुएट है। तो मैंने पासपोर्ट बनवा लिया है, मेरे पास सारी डिग्रीज़ और मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। उसके बाद आपने बताया जो फर्स्ट स्टेप है उसमें, बल्कि फर्स्ट स्टेप नहीं, आप ये हैं लाइक प्री प्रिपरेशंस, कि आप जो पहले तैयारियां कर रहे हैं, शादी से पहले की ये तैयारियां हैं। तो शादी से पहले की तैयारियों में आपने ये जो डिग्रीज़ की वेरिफिकेशन जो है वो ये करवा ले कि हम जाए, और ये जो आपने मेंशन किए हैं इदारे, इनसे जो हमारी डिग्रीज़ हैं और सारे डॉक्यूमेंट्स की जो हैं वो वेरिफिकेशन होगी। वेरिफिकेशन के बीच में ही डेफ़िनेटली यू विल रिकमेंड, जितना कि मुझे नॉलेज है, कि आप वेरिफिकेशन के बीच में, ये ऐसा नहीं है कि आप वेरिफिकेशन के इंतज़ार में बैठेंगे और इंतज़ार करेंगे जब वेरिफिकेशन होगी मैं तब एप्लीकेशन स्टार्ट करूँगा। यू कैन डायरेक्टली गो फॉर एप्लीकेशन प्रोसेस। तो इसमें आप मुझे एप्लीकेशन प्रोसेस के लिए गाइड करें कि एप्लीकेशन मैंने कहाँ करनी है, कैसे करनी है, आप प्रोफेसर्स को किस तरह से एप्लीकेशन देनी है या फिर यूनिवर्सिटीज़ को किस तरह से एप्लीकेशंस देनी है, और ये टिपिकली प्रोसेस किस तरह से होता है? इसके बाद आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो रहे हैं या हो गए हैं, आप एप्लीकेशन करनी है, अब अप्लाई कहाँ करना है, अब ये नहीं पता कि अप्लाई कहाँ करना है। तो अप्लाई करना है जी, हमने चाइना अप्लाई करना है, हमने यूरोप अप्लाई करना है, हमने यूएसए अप्लाई करना है, हमने हर किसी की अपनी-अपनी सोच होती है ना, हमने स्पेसिफिक कंट्री अप्लाई करना है। तो उस स्पेसिफिक अपॉर्च्युनिटीज़ के बारे में पहले मैं बताऊँगा कि अपॉर्च्युनिटीज़ होती क्या-क्या हैं। अब अगर फ़र्ज़ किया सबसे पहले हम बात करें चाइना, क्योंकि चाइना बहुत लोग आते हैं, चाइना अप्लाई करना है। तो चाइना अप्लाई करना है तो चाइना में अपॉर्च्युनिटीज़ कौन-कौन सी हैं? अपॉर्च्युनिटीज़ कौन अभी पता लग जाएगा कौन-कौन सी हैं। यूरोप अप्लाई करना है, वहाँ पे अपॉर्च्युनिटीज़ कौन-कौन सी हैं। चाइना की बात करूँ तो चाइना में है जी 2 या 3 तरह की डिफरेंट तरह की अपॉर्च्युनिटीज़। यानी कि एक को हम नाम देते हैं आनसो। आनसो स्कॉलरशिप है, फिर है आपकी सीएससी स्कॉलरशिप। ये बहुत 2 बड़े इदारे हैं जो कि स्कॉलरशिप के हैं, सीएससी और आनसो। आनसो के अंडर आती हैं 2 यूनिवर्सिटीज़, यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी चाइना, यूनिवर्सिटी ऑफ कौन सी है? यूनिवर्सिटी ऑफ चाइनीज़ एकेडमी ऑफ साइंसेज़। ये 2 यूकास और यूएसटीसी, ये 2 यूनिवर्सिटीज़ आती हैं जो कि चाइना में आनसो स्कॉलरशिप ऑफ़र करती हैं। इसके अलावा होती है एक बहुत बड़ी काउंसिल यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप्स की, जो कि है चाइना स्कॉलरशिप काउंसिल, जो कि तकरीबन यूनिवर्सिटीज़ को कवर करती हैं। यानी कि अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है चाइना की, तो आप सीएससी पे अप्लाई कर सकते हो, सीएससी स्कॉलरशिप अवेल कर सकते हो उस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के साथ। अब ये हो गया। तीसरा होता है यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप या प्रोविंशियल स्कॉलरशिप, कि अगर आप स्पेसिफिक एक प्रोविंस की यूनिवर्सिटी में जा रहे हो तो वहाँ पे उस प्रोविंस की भी स्कॉलरशिप्स मौजूद होती हैं। जैसे कि मैं तियानजिन में हूँ तो तियानजिन स्कॉलरशिप्स मौजूद हैं, तियानजिन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप्स। या फिर अगर आप किसी और प्रोविंस में हो, मुझे प्रोविंसेस के इतने नाम नहीं आते, लेकिन अगर आप चाइना के किसी और प्रोविंस में हो जो उसका स्पेसिफिक नाम हो, तो उसकी भी अपनी स्पेसिफिक स्कॉलरशिप होगी। लेकिन हर प्रोविंस की अपनी जो है स्पेसिफिक स्कॉलरशिप है। फिर एक अलग स्कॉलरशिप होती है, चौथी स्कॉलरशिप, वो है अपनी यूनिवर्सिटी की अपनी स्कॉलरशिप। उस अपनी यूनिवर्सिटी के नाम से स्कॉलरशिप, यानी कि अगर मैं अभी जैसे हूँ तियानजिन में, तो तियानजिन यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप, या फिर यहाँ पे क्योंकि तियानजिन का पुराना नाम पियांग है तो पियांग स्कॉलरशिप, पियांग यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप। और यूकास है यूनिवर्सिटी चाइनीज, तो यूकास यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप। यूएसटीसी है तो यूएसटीसी यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप। तो मतलब कि हर यूनिवर्सिटी की अपनी स्कॉलरशिप भी है। तो इस तरह से क्या हो गया, 4 स्कॉलरशिप, 4 डिफरेंट तरह की स्कॉलरशिप हो गई यूनिवर्सिटी में। अब हमारे यहाँ ज़हन में क्या चल रहा था कि नहीं सिर्फ सीएससी है, चाइना में सीएससी में अप्लाई करना है, हम बाकी स्कॉलरशिप को छोड़ देते हैं। लेकिन आप एक ही टाइम पे मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ के लिए एलिजिबल हैं और मल्टीपल स्कॉलरशिप के लिए आप एलिजिबल हैं, तो अप्लाई कर सकते हैं एक ही टाइम पे, और सेम यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करते हुए अप्लाई कर सकते हैं। कि फ़र्ज़ किया अगर आपकी आंसर नहीं लगी तो आप सीएससी पे क्या कहते हैं एलिजिबल हैं, आपको सीएससी के लिए कंसिडर किया जाएगा। अगर आपकी सीएससी नहीं लगी तो आपकी प्रोविंशियल स्कॉलरशिप के लिए आपको कंसिडर किया जाए। अगर आपकी प्रोविंशियल भी नहीं लगी फिर आपको यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप कंसिडर किया जाए। तो तरतीब है ना। और सबसे बड़ी बात, स्टाइपेंड भी सेम है। आपको क्या कहते हैं सारे अब क्या कहते हैं उसको फ़ायदे उसके क्या होते हैं, बेनिफिट स्कॉलरशिप के सारे सेम है। इवन के स्टाइपेंड हो गया, रहने-सहना हो गया, खाना-पीना हो गया, वो तो आपने यहाँ पे आपको खुद ही करना था। तो हर चीज़ तकरीबन हर चीज़ सेम ही है बेनिफिट्स में। तो आपने लेकिन हमारे ज़हन में यही होता है कि हमने सीएससी पे अप्लाई करना है, तो ऐसा नहीं है। अब आपने आंसर अप्लाई किया, साथ में आप सिलेक्ट कर दो कि मैंने सीएससी पे अप्लाई करना है, और साथ में एप्लीकेशन में लिखता हूँ मैंने इसमें प्रोविंशियल पे अप्लाई करना है और इसकी यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप पे अप्लाई करना चाहता हूँ मैं, अपने लेटर में लिख दो।
तो आपको कंसिडर किया जाएगा उसकी स्कॉलरशिप के लिए। तो आपको हो सकता है आप किसी एक स्कॉलरशिप में सेलेक्ट हो जाए, आप यहाँ पे पहुँच जाएंगे। एक तरीके का ये हो गया चाइना के लिए। दूसरा है यूरोप के लिए। अब यूरोप में ये है कि आपको एक सबसे बड़ा जो स्कॉलरशिप का है मास्टर्स के लिए, तो वो है इरास्मस मंडस। अब इरास्मस मंडस तो है, लेकिन उसमें अप्लाई कैसे करना है, मोटिवेशन कैसे लिखना है, पता नहीं और क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं कि ये कैसे करना है, वो कैसे करना है, एप्लीकेशन पे क्लिक कैसे करना है, ये भी मेरे पास क्वेश्चन आते हैं कि जो लिंक है इस पे लिंक पे क्लिक कैसे करना है। पता नहीं क्या, मतलब कि ये कि ठीक है बच्चे हैं उनको नहीं पता, लेकिन बच्चे नहीं हैं, अंडर ग्रेजुएट कर चुके हैं, वो मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो कम से कम मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो प्रेजेंटेशन भी दी होगी कभी उन्होंने, कोई ना कोई लिंक तो ओपन किया होगा। कोई अगर लिंक पे कोई लिंक क्लिकेबल नहीं है तो कम से कम उसको कॉपी करके पेस्ट करके वो लिंक आप क्लिकेबल बना के कहीं आप कर सकते होते हैं कुछ। क्योंकि वो अक्सर जो मुझे मैसेज आता है कि ये लिंक हम कैसे ओपन करें, वो ये आता है कि एक पिक्चर उनके पास पहुंची होती है एडवर्टाइजमेंट की, तो उस एडवर्टाइजमेंट में एक लिंक दिया होता है पिक्चर फॉर्म में। तो अच्छा यार, यहाँ पे मैं ना ये बात वाकई एक बहुत बहुत ही अहम पॉइंट उठाया है कि इसको मैं भी मेंशन करना चाहूँगा कि हमारी यूनिवर्सिटीज़ में जितने भी ग्रेजुएट्स निकल रहे होते हैं, इवन कि आप सोचो ना कि इतना हाई लेवल ऑफ एजुकेशन, एमएससी आप करके आए हो, एमएससी चले ठीक है पुरानी बात होगी, बीएस आप करके बैठे हो, 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन, और उनकी बेसिक कंप्यूटेशनल स्किल्स एब्सोलूट ज़ीरो होती हैं। बिल्कुल और ये वो चीज़ थी जिसमें हम लोग, आप लोग, वी वर अहेड ऑफ द टाइम्स और अहेड ऑफ द क्लास, और उसमें वो हमें लाइक देख रहे होते थे कि लाइक ये कोई आइंस्टाइन है या फिर ये कौन सी दुनिया से क्लिक कैसे कर रहे हैं, ये कैसे सारा काम हो रहा है। तो इसमें जो बेसिक एक मैं देना चाह रहा हूँ वो ये है एडवाइस के, इसमें मुबीन भाई ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आप अप्लाई करना चाह रहे हो किसी बाहर यूनिवर्सिटी में, और इसका मतलब ये है कि आप बाहर जाना चाह रहे हो, तो अगर आप बाहर जाना चाह रहे हो तो आपको एक बेसिक स्किल ये है कि आपको कंप्यूटेशनल स्किल्स आपकी अच्छी होनी चाहिए। यू हैव टू नो कंप्यूटर वेल, यू हैव टू इवन नो योर मोबाइल वेल, योर मोबाइल इज आल्सो कंप्यूटर। और मोबाइल को अगर हम कंप्यूटर कह दें तो इसमें भी बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, हालांकि इसमें भी वही रैम है, वही प्रोसेसर है, वही सारा कुछ है। तो इसमें जो सबसे जो बेसिक स्किल सेट है यहाँ पे मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा, वो ये है कि आपकी जो वेब नेविगेशन स्किल्स हैं वो अच्छी होनी चाहिए। यू हैव टू नो हाउ टू यूज़ ब्राउज़र। आपको पता होना चाहिए कि यूआरएल क्या है, मैंने लिंक पे किस तरह से क्लिक करना है, मैंने ईमेल किस तरह से करनी है, ईमेल में सब्जेक्ट कहाँ पे लिखना है और बॉडी कहाँ पे लिखनी है। इस तरह के भी केसेस हैं कि जहाँ पे लोग सब्जेक्ट में ही ईमेल की पूरी बॉडी टाइप कर देते हैं। इस तरह के लोग भी हैं, यू नो दैट। मेरे पास ईमेल आती है ऐसी, मैं मेरा अपना चैनल है तो मेरे पास ऐसी ईमेल पहुंचती हैं, और सारी ईमेल नीचे कुछ नहीं, बॉडी में कुछ नहीं होता, सारी ईमेल ही उसके कहते हैं सब्जेक्ट में लिखी होती है। तो भाई यार ये स्किल्स आप जो हैं ये लाजमी सीखें, और अगर सीख लो यार, अब क्या ही कहें। अभी इस पे हम कोर्स तो बना नहीं सकते, वैसे बना देना चाहिए, इस पे भी हम कोर्स बना के कोर्स सेल कर सकते हैं। खैर, कीपिंग दैट वर्ड असाइड, तो आपकी जो कंप्यूटेशनल स्किल्स हैं वो अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, आगे कंटिन्यू करें। तो मुझे ऐसा मैसेज आया था, मैं हैरान हुआ था कि एक तस्वीर उसने मुझे सेंड की कि ये लिंक दिया और एक मुझे क्लिक नहीं हो पा रहा मुझसे, तो मैं कैसे करूँ इस पर क्लिक। अब कोई भी अब लिंक चलो ओपन हो गया, तो उस पर साफ साफ लिखा होता है कि अप्लाई ऑनलाइन या हाउ टू अप्लाई, हर जगह पे आपका लिखा ही होता है हाउ टू अप्लाई। लेकिन लोग उसको लिंक को नहीं ढूंढ पा रहे होते कि हाउ टू अप्लाई लिखा कहाँ हुआ है। तो ये एक बड़ी मुझे लगती है कि भाई आपने एक वेबसाइट ओपन की है, अगर आजकल ना हमें ज़माने में गूगल तो चलाना आता है ना, अब गूगल, आपने गूगल लिखा, आप ऊपर सर्च बार आ गई है, अब आप वहाँ पे कुछ भी टाइप करते हैं, नेक्स्ट हमें पता है एंटर प्रेस करना है, तभी कुछ ना कुछ आपके सामने रिजल्ट शो होंगे। और आपने वो रिजल्ट शो करने के बाद आपने कहीं ना कहीं अब खाली रिजल्ट तो यहीं पर नहीं पड़ेंगे, आपको कोई ना कोई वेबसाइट भी ओपन करेंगे, तो मतलब कि आपको रीडायरेक्ट करने के लिए एक वेबसाइट क्लिक करना पड़ेगा। तो आपने उस वेबसाइट के लिंक पे क्लिक किया तो वो ओपन भी हो गई। इतना तो हम सीख गए। क्या हमें अब ये नहीं आता कि हम वहाँ पे जो आइकन्स या कुछ ना कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं उनको पढ़ के हम एक क्लिक कर लें कि हाउ टू अप्लाई। तो अगर फिर हमें कुछ चीज़ समझ नहीं आ रही तो फिर हम कि एक्सपर्ट ओपिनियन ले सकते हैं कि भाई हमें ये चीज़ समझ नहीं आ रही, तो हमें अगर कोई सवाल पूछते हैं ना, भाई मज़ा आता है जवाब देते हुए। कोई सवाल पूछते हैं ना कि भाई मैं ना ये अप्लाई कर रहा था मैं, तो इस एप्लीकेशन में ना ये फ़लाँ चीज़ आई है जो कि है, मैं एग्जांपल देता हूँ, जो कि है कि आपने ऑस्ट्रेलियन रैंक के हिसाब से जो है सीजीपीए या यूरोपियन लिहाज के लिहाज से सीजीपीए आपने मेंशन करनी है। तो ये क्या होता है? तो एक स्पेसिफिक क्वेश्चन हो गया ना कि भाई आपने मतलब पता लग गया कि नहीं, इसने इसने अप्लाई भी किया, पढ़ा भी है एप्लीकेशन को, तब इसको ये समझ नहीं आई, तो इसने मुझे मेरे पास आया तो मैं इसको जवाब दे सकता हूँ। लेकिन कोई मेरे पास आता है और मुझे कहता है कि मैंने ये लिंक ओपन किया है लेकिन मुझे ना इसका एप्लीकेशन का लिंक भी नहीं मिल रहा,
या फिर मुझे जो है ना क्या कहते हैं, इस एप्लीकेशन का लिंक मिल गया, लेकिन मुझे ये बता दें कि फ़र्स्ट नेम और लास्ट नेम में डिफ़रेंस क्या होता है। तो मैं इस चीज़ों के जवाब देने के नहीं बता, इसके लिए आप गूगल भी कर सकते हैं कि फ़र्स्ट नेम क्या होता है, लास्ट नेम क्या होता है। ईमेल जो है वो ढूँढनी कैसे है प्रोफ़ेसर की, या फिर जो और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो मुझसे ऐसे फ़िज़ूल-फ़िज़ूल क्वेश्चन आते हैं, और मैं पहले तो ऑफेंड होता हूँ, लेकिन क्योंकि एक मुझसे क्योंकि वही बात है, इनकार नहीं होता, तो हमें उनका जवाब अच्छे अंदाज़ में देना पड़ता है। लेकिन पीछे वही बात, कि पीछे हम अच्छे अंदाज़ में नहीं बैठे होते, कि हर चीज़ का कि भाई वेले तो नहीं है ना भाई, कि हम किसी को हम बैठ रहे हैं अब रिप्लाई करने के लिए, या तो हमारी ड्यूटी यही हो ना कि हमने हर किसी को रिप्लाई करना ही करना है, कि हमें या फिर अल्टरनेटली भी हम वो थाउजेंड्स ऑफ यूरोज़ या फिर डॉलर्स या फिर जो भी फैंसी करेंसी है वो चार्ज कर रहे हो, जो कि आपके टिपिकल क्या कहते हैं इनको, एजुकेशन क्या कहते हैं? एजेंसीज़, जो एजेंसीज़ बनी हुई हैं, जो कि सिंपल एक एप्लीकेशन प्रोसेस के, एंड यू नो दैट एप्लीकेशन प्रोसेस क्वाइट वेल, आई एम फ़ैमिलियर विद दैट। और उस प्रोसेस के आपसे कितने 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 डॉलर्स चार्ज किए जाते हैं। अच्छा, वो आपको प्राइस जो है वो पीकेआर में भी नहीं बताते। वो ये नहीं कहेंगे कि हमने ना 10 लाख माँग रहे हैं। वो आपसे कहेंगे कि इसकी जो एप्लीकेशन फ़ीस है ना, एप्लीकेशन फ़ीस वो है 3500 यूरोज़। क्या भाई 3500 यूरोज़ सीरियसली? ख़ैर, तो इसमें जो कसूर है वो शायद थोड़ा-सा कसूर हमारे हालात अपना का, यही थोड़ा-सा है हमारा कि ना सिस्टम भाई का है। देखो हम वही बात की, चाहे वो लड़का हो लड़की हो, इसमें जेंडर नहीं आता, लड़के भी ऐसे सवाल कर रहे होते हैं बड़े फ़िज़ूल से। उसमें ये है कि भाई आप लोग, बिल्कुल करते पता हैं। नहीं हमें ये हो गया कि हम कोशिश नहीं करते, हम जस्ट कहते हैं कि हमें ये बंदा जवाब दे तो देगा, तो हम खुद क्यों देखें कि ये बंदा हमारे पास, हमें जब मिलता है ना कि ये चीज़ हमारे पास अवेलेबल है, तो हम खुद क्यों देखें? तो इसलिए फिर ये चीज़ गलत हो जाती है। उसमें ये है कि अगर आप खुद देखोगे, पढ़ोगे, तो कोई चीज़ समझ आ ही जाएगी, नहीं आएगी तो फिर बंदा कोई वीडियो देख लेता है, गूगल से कर लेता है, एआई से, आजकल तो एआई भी है, एआई से पूछ लेता है। फिर एंड लास्ट ऑप्शन होना चाहिए इंसान का, कि फिर वो किसी एक इंसान की हेल्प लेने के लिए पहुँचे। और फिर भी नहीं, फिर पहुँचे फिर उसकी, क्योंकि मेहनत तो नहीं कह सकते, लेकिन यही कि भई आप जवाब दे दें, काइंडली हमसे ये थोड़ा इश्यू है। दिस इज़ स्किल सेट, ऑफ कोर्स मेहनत की बात नहीं है। मेहनत तो सिर्फ़ वो तो नहीं होती जो जो आप खेतों में जाके कुछ कर रहे हैं, कोई भारी चीज़ उठा रहे हैं, इस तरह की मेहनत नहीं होती। दिस इज़ ऑफ कोर्स, ये भी मेहनत है, एंड यू आर वेल डिज़र्व टू चार्ज फॉर दैट, क्योंकि आपने भी एक स्किल सेट सीखा है, आपने इतने सालों लगाए हैं, और इसमें ये जो स्किल सेट है ये सिर्फ़ इन 2 ईयर्स का नहीं है, ये बात वहाँ से शुरू हो गई जब हम फर्स्ट टाइम कंप्यूटर के आगे बैठे थे और हमने बेसिक कंप्यूटेशन स्किल्स सीखी, एंड वी कीप डेवलपिंग ऑन दैट। तो डेफ़िनेटली अगर आप इसमें चार्ज कर रहे हैं तो और अगेन साफ ज़रा मैं यहाँ पे लफ्ज़ जायज़ यूज़ करूँगा, बिकॉज़ ये जो हमारे एजुकेशनल एजेंसीज़ खुली हुई हैं, इन्होंने तो बहुत ही अनरियलिस्टिक किस्म का चार्ज शुरू कर दिया है। इतनी अनरियलिस्टिक हाई प्राइस। एक बार मैं गलती से ऐसे ही मज़े लेने के लिए पता तो है, मैं भी एक एजेंसी में चला गया था। मुझे टाइम पास करना था किसी जगह पे और टाइम नहीं हो रहा। अच्छा, मैं देख रहा हूँ गर्मी है, गर्मी का मौसम है, बाहर गर्मी होगी। गर्मी थी। बा बाहर गर्मी का मौसम है, मैं टाइम देख रहा हूँ, टाइम अच्छा यार ये ना उन्होंने बड़े वीआईपी एसी वगैरह लगाए होते हैं और वो अंदर वो माहौल बनाया होता है, पता तो है। तो फिर मैंने दरवाज़ा खोला और मैं अंदर चला गया। तो मैं ना जान के मैं जाके बुरा मान गया, मैंने कहा यार अप्लाई वगैरह करना है, बाहर जाना है, क्या सीन है? तो मुझे आज भी याद पड़ता है, वो बता रहा था कि शायद 1100 यूरोज़ शायद हमारी बेसिक एप्लीकेशन फ़ीस है, जो एक यूनिवर्सिटी पे अगर हम अप्लाई करेंगे आपका, और उसमें आपका एक्सेप्टेंस हो ना हो वो हमारा कंसर्न नहीं है, बट ये है यूरोज़ में बता रहे हैं। तो उसी बात को बैकग्राउंड लेते हुए मैं ये कहना चाह रहा हूँ, साफ ज़ाहिर है जब आप भी मेहनत कर रहे हो या फिर स्किल सेट कर रहे हो, यू डेफिनेटली शुड चार्ज फॉर दैट, बट इन अ रियलिस्टिक टोन, कि आपने एक रियलिस्टिक प्राइस सेट करें। जो गरीब का बच्चा है जो स्कॉलरशिप पे बाहर जाना चाह रहा है ना, वो अमीर नहीं है, एक डेफिनेट बात है। अगर वो अमीर का बच्चा हो, या फिर पहली बात, अमीर के बच्चे पढ़ते ही नहीं हैं, दे डोंट हैव सच हॉबीज़ और उनको ज़रूरत ही नहीं होती। लेकिन अगर वो किसी में शौक पैदा हो ही भी जाए वडेरे के बच्चे में, तो भाई प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जाके वो हज़ारों यूरोज़ की फ़ीस भर देगा, तो उसको स्कॉलरशिप की ज़रूरत नहीं होती। बाकी अच्छी बात है कि साफ ज़ाहिर है हर किसी का स्किल सेट ना तो सेम होता है ना हो सकता है। ये बहुत अच्छी बात है कि जब तक आपको समझ नहीं आती आप वहाँ तक समझने की कोशिश करें। जब आपकी बस हो जाए कि यहाँ से आगे बिल्कुल ही समझ नहीं आ रहा, देन यू कैन गो फॉर एन एक्सपर्ट लाइक यू, और वो आप जैसे एक्सपर्ट्स की हेल्प ले सकते हैं टू कंप्लीट देयर एप्लीकेशन प्रोसेस। हम भी, और इवन कि फेसबुक पे काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं, जुनैद भाई हैं, एक पाकिस्तान स्कॉलरशिप लीग की, और भी बहुत सारे लोग ऐसे हेल्प कर दे रहे होते हैं, मुदस्सिर चौधरी है। लेकिन उनके पास भी ऐसे क्वेश्चन जा रहे होते हैं। मैं तो अभी खुद नया-नया शुरू हुआ हूँ ना, मेरे पास तो सिर्फ़ अपने डिपार्टमेंट तक के लोगों की क्या कहते हैं, एक्सेस है। उनके पास तो बहुत सारे लोग, कह लें कि मिलियंस ऑफ लोग उनको मैसेज कर रहे होते हैं।
तो उनका क्या हाल होता होगा? मतलब कभी-कभी उनके बारे में सोचता हूँ कि वो जब उनको ऐसे मैसेज आ रहे होते होंगे। ख़ैर तो आप लोग खुद कोशिश करें पहले जब अप्लाई करें। हम अभी तरीके का अब यूरोप का हो गया, फिर यूरोप में पीएचडीज़ भी हैं और फिर बाकी कंट्रीज़ भी हैं। अब ये है कि ये सब चीज़ें तो हैं, लेकिन आपको एक और चीज़ चाहिए होती है एक्सेप्टेंस लेटर। वो क्या चीज़ है? एक्सेप्टेंस लेटर ये है कि मास्टर्स के लिए तो कम चाहिए होता है, तक इतनी नीड नहीं होती, आप अप्लाई भी कर सकते होते बगैर एक्सेप्टेंस लेटर के, लेकिन पीएचडी के लिए आपका मस्ट है कि आपको एक्सेप्टेंस लेटर चाहिए ही चाहिए होता है। अब एक्सेप्टेंस लेटर ये है कि आपने एक प्रोफ़ेसर को एग्री करना है कि मैं इस फ़लाँ यूनिवर्सिटी में आना चाह रहा हूँ और इस फ़लाँ प्रोफ़ेसर के अंडर काम करूँगा और काम भी ये स्पेसिफ़िक काम करूँगा और मेरा जो है बैकग्राउंड जो है रिसर्च का ये है और इसके बाद आके मैं ये वाला काम करूँगा। आप उसको डिफेंड करके लिख रहे होते हो एप्लीकेशन में। तो अगर वो प्रोफ़ेसर ही आपको नहीं मिल रहा कोई, एग्री नहीं हो रहा, तो आप पीएचडी कैसे स्टार्ट करोगे या फिर आप उसके पास कैसे काम करोगे या आप इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन कैसे आपको मिलेगा? कि आपकी आप फ़र्ज़ किया आप बायोटेक्नोलॉजी की हो और आपके रिसर्च फ़ील्ड प्लांट साइंसेज़ है और उस यूनिवर्सिटी में प्लांट साइंसेज़ का कोई बंदा ही नहीं है और आप उसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हो, तो आपको क्यों सिलेक्ट करेंगे? ठीक है, बैक चाहे आपकी डिग्री बायोटेक्नोलॉजी है, आप एलिजिबल तो हो, क्योंकि लिखा हुआ हमने एलिजिबिलिटी पढ़ ली ना, एलिजिबिलिटी आपने पढ़ ली कि आपके बायोटेक्नोलॉजी वाला अप्लाई कर सकता है। लेकिन आप देखें उसमें रिसर्च फ़ील्ड भी फिर देखें कि वो उसमें प्रोफ़ेसर्स कौन-कौन से काम कर रहे हैं। उसमें रिसर्च है क्या-क्या चीज़ और उस पे उस यूनिवर्सिटी की क्या कहते हैं हाइलाइट्स क्या हैं, जिस पे वो काम कर रहे हैं। तो ख़ैर अब आपने कोई प्रोफ़ेसर ढूँढना है, प्रोफ़ेसर मिल भी गया आपको, यानी कि आपने कोई रिसर्च पेपर प्रोफ़ेसर ढूँढने का तरीकाकार आसान तरीकाकार ये है कि आपने यूनिवर्सिटी चाहे आप ना जाएँ कि यूनिवर्सिटी में प्रोफ़ेसर नहीं मिल रहा आपको। आपको यूनिवर्सिटी भी नहीं पता कि मैंने किस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है। आपको रिसर्च पेपर ढूँढने हैं, कोई रिसर्च पेपर ढूँढें, उसमें देखें कि जो आपको फ़ील्ड के रिलेटेड रिसर्च पेपर हो, उसमें देखें वो ऑथर होते हैं। फिर वो जो फर्स्ट ऑथर है या लास्ट लास्ट ऑथर है, वो प्रोफ़ेसर होता है। या तो फर्स्ट ऑथर या लास्ट ऑथर, कोरेस्पोंडेंस या फिर जो स्पेसिफ़िकली कोरेस्पोंडेंस ऑथर जो है, वो आपका जो है वो किसी ना किसी जगह का प्रोफ़ेसर होता है। तो आप उस प्रोफ़ेसर को देखें, वो उसके एंड पे लिखा होगा, फ़र्ज़ किया अगर चाइना अप्लाई कर रहे हैं, तो उसमें लिखा होगा ucas.ac.cn। तो मतलब पता लग गया ये यूकास क्या हो गया, स्पेसिफ़िक यूनिवर्सिटी हो गई। एसी उसका जो भी सूबा हो गया और सीएन जो है आपका वो एसी मुझे ख़ैर पता नहीं जो भी है, लेकिन सीएन जो है चाइना हो गया। अब लास्ट वर्ड क्या हो गया, सीएन, यानी ये चाइना की किसी की कोई यूनिवर्सिटी है। अब यूकास मेरे ख़्याल से यूके में भी एक यूनिवर्सिटी है, लेकिन सीएन एंड पे है, ईमेल के एंड पे तो यानी कि चाइना की यूनिवर्सिटी है। तो पीछे क्या है, यूनिवर्सिटी का नाम है टीजेयू है, पीकेयू है और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो एनजेएफ है, तो njf.edu.cn ऐसे कर लेते हैं। ईडीयू है, सीएन है चाइना की ईमेल हो गई, ईडीयू यानी कि एजुकेशनल ईमेल हो गई। तीसरा क्या है कि यूनिवर्सिटी का नाम पीछे लिखा होगा। तो आप ये तीनों कीवर्ड्स ओपन कर, अगर आपको नाम फिर भी समझ नहीं आ रहा, मुझे तो सब याद हो गए हैं, लेकिन अगर आपको फिर भी समझ नहीं आ रहा तो ये कीवर्ड लास्ट वाले नाम से पहले पहले यानी कि एट द रेट के बाद जो कीवर्ड्स हैं ucas.ac.cn उसको कॉपी करें, गूगल पे लिखें कि भाई ये क्या कौन सी यूनिवर्सिटी है, तो आपको बता देगा कि चाइना की फ़लाँ यूनिवर्सिटी है, यूके की फ़लाँ यूनिवर्सिटी है। आपको यूनिवर्सिटी का अब क्या हो गया, आपको एक ईमेल भी मिल गई, आपको प्रोफेसर भी मिल गया, आपको उसका रिसर्च वर्क भी पता लग गया। अब आपको यूनिवर्सिटी पता लगी। अब आपने ये चेक करना है कि क्या वाक़ई में जो बंदा है, ये बड़ी गलती होती है भाई। लोग मैसेज कर रहे थे डियर प्रोफेसर आई रेड योर पेपर एंड ये तो वो, तो वो, तो ये और मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने आपके साथ ये कर सकता हूँ, मैं आपकी फ़ील्ड में ये। आगे पता लगता है कि वो वहाँ पे जो था ना, वो 6 महीने के लिए जस्ट रिसर्च असिस्टेंट गया हुआ था। अब तो वहाँ पे काम ही नहीं करता, वो तो वहाँ का प्रोफेसर ही नहीं था। या फिर वो तो या वहाँ फिर का वहाँ पे पोस्ट डॉक कर रहा था ये इस हाँ, तरह का। या फिर वो तो वहाँ का लैब अटेंडेंट है, वो तो प्रोफ़ेसर है ही नहीं, वो है तो परमानेंट फैकल्टी लेकिन है तो लैब अटेंडेंट। या फिर वो तो पीएचडी स्टूडेंट है। तो कम से कम ये तो चेक कर लो ना कि मैं जो ईमेल तो चलो ईडीयू सीएन वाली है, लेकिन वो प्रोफ़ेसर भी है कि नहीं है? अब मेरे पास भी ईडीयू सीएन वाली ईमेल मेरे पास भी है। अब मैं कोई पेपर इस ईमेल के साथ पब्लिश करता हूँ, कोई मुझे ईमेल कर दे कि भई आपका मैंने पेपर पढ़ा है और आप बहुत अच्छे हैं, तो आपका ये है, तो वो है, मैंने आपकी प्रोफ़ाइल ही पढ़ी, हालाँकि पढ़ी तो हमें होती नहीं है, हम एक पेपर पढ़ के जा रहे होते हैं, 1-2 पेपर पढ़ के। तो मैंने आपकी ये एक पेपर भी पढ़ते हैं, वो उसका भी मोस्टली टाइटल ही देखते हैं, पेपर कौन पढ़ता ऐसे है। ही है। तो आपने फिर ईमेल मिल गई, प्रोफ़ेसर मिल गया, आपने वो नाम सर्च करना गूगल पे, उसका नाम, उसका क्या कहते हैं आगे यूनिवर्सिटी का नाम, फिर उसका कंट्री का नाम, कि फिर देखें क्या वो बंदा वाक़ई निकल भी रहा है कि नहीं निकल रहा। फिर उसकी सिर्फ़ यूनिवर्सिटी की प्रोफ़ाइल नहीं, फिर रिसर्च गेट प्रोफ़ाइल, उसकी गूगल स्कॉलर प्रोफ़ाइल अक्सर लोगों की नहीं होती, लेकिन रिसर्च गेट प्रोफ़ाइल बहुत से लोगों की होती है। तो प्रोफ़ाइल पढ़ें कि क्या वाक़ई वो प्रोफ़ेसर है कि नहीं है, उसकी बैकग्राउंड क्या है,
कुछ लोग ऐसे होते हैं कि सिर्फ उसी स्पेसिफिक एक पेपर में, यानी कि अब उस आपका पेपर आ गया प्लांट साइंसेज के ऊपर, लेकिन वो बंदा प्रोफेसर भी है, वो उसी यूनिवर्सिटी में भी है, लेकिन हो सकता है कि उसने जस्ट एक स्टैट्स का थोड़ा सा पार्ट किया हो, लेकिन वो तो है ही स्टेटिस्टिकल डिपार्टमेंट का, उसका तो फील्ड ही नहीं है प्लांट साइंस की, वो तो जस्ट एक स्टैट में, क्योंकि उसने थोड़ी सी स्टैट में मदद की थी, तो इसलिए उन्होंने उसको ऑथर डाल दिया। तो बेहतर है कि पूरा प्रोफेसर को सही तरह पढ़ें, फिर उसके बाद जो है उसको ईमेल के लिए कॉन्टैक्ट करें। अब जो है कॉन्टैक्ट कर लिया, कॉन्टैक्ट कैसे करना कैसे है? नहीं, इसमें मैं आपको यहाँ पे रोके इस पे आपका ये सारी बातें ना थोड़ा-सा समराइज़ करने की कोशिश करूँगा। इसमें मैं एज़ ए न्यूबी बात करूँगा ऑब्वियसली, बिकॉज़ आई डू नो स्टफ़, मुझे भी थोड़ा-सा पता है, लेकिन मैं एज़ न्यूबी बात करूँगा तो कि न्यूबी के लिए यहाँ पे अगर हम फिर से ये चीज़ ना हमें थोड़ा-सा पीछे लेके जा रही है कि इसमें जो चीज़ मैटर कर रही है ना फॉर द मोस्ट पार्ट, वो है आपकी कंप्यूटेशनल स्किल्स। इसमें बेसिकली आप एक सर्च का मेथड सिखा रहे हो। मैं यहाँ से बात स्टार्ट करूँगा कि आपने पहली बात तो ये की कि मोस्टली एमफिल पे तो आप अप्लाई कर सकते हो विदाउट एन एक्सेप्टेंस लेटर, बट फॉर द पीएचडी पार्ट यू डेफिनेटली नीड एन एक्सेप्टेंस लेटर। आपको एक्सेप्टेंस लेटर चाहिए ही चाहिए। और एक्सेप्टेंस लेटर क्या चीज़ है? एक्सेप्टेंस लेटर ये चीज़ है बेसिकली हमें, अच्छा यहाँ तक हम मेरी अपनी फ़ील्ड की हद से नॉलेज महदूद है, वो ये है कि आप कोई भी अगर आपका साइंस का प्रोजेक्ट है, आप साइंस की फ़ील्ड में पीएचडी करना चाह रहे हैं, देन यू नीड टू वर्क इन अ लैब। साफ ज़ाहिर है आपकी चाहे फ़िज़िक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, बायोटेक्नोलॉजी है, बॉटनी है, ज़ूलॉजी है, व्हाट्सएवर। तो आप जब भी आप पीएचडी कर रहे हैं तो आप रिसर्च कर रहे हैं, अगर आपने रिसर्च करनी है तो आपको एक लैब चाहिए और लैब रन करते हैं प्रोफेसर्स। अब वो जो प्रोफेसर उस लैब को रन कर रहा है, जिसकी वो लैब है, आपको उसका एक्सेप्टेंस चाहिए कि क्या आप वहाँ पे आके काम कर सकते हैं। तो उसमें आप बता रहे हैं कि हमें प्रोफेसर्स और लैब्स किस तरह से ढूँढनी है, और उसका जो आपने एक बहुत ही अच्छा एक यूनिक वे बताया वो ये है कि आप अपनी जो फ़ील्ड की है उसके रिसर्च पेपर्स निकालें। उन रिसर्च पेपर्स में आपके ऑथरशिप्स के नाम होते हैं और मोस्टली जो करस्पॉन्डेंस ऑथर है, या फिर जो फर्स्ट ऑथर कर लें, या फिर अल्टरनेटिवली लास्ट ऑथर जो है, वो कोई या तो इदारे का सरबराह होता है या फिर मोस्टली एक प्रोफेसर होता है, मोर ऑफन देन नॉट। ठीक है, ऐसा ही है। और उसके नाम से लेके, क्योंकि ऑब्वियसली जो भी रिसर्च पेपर होता है उसमें आपको ऑथर्स की ऑलमोस्ट सारी इन्फॉर्मेशन दी गई होती है, जो कि भी ज़रूरी होती है। उसमें उसकी जो इंस्टीट्यूशन है उसका लाजमी बताया गया होता है, उसका नाम होता है। ईमेल टिपिकली नहीं भी होती, कि समटाइम्स हो भी सकती है इन सर्टेन वेबसाइट्स। तो आप जो है उस ऑथर का नाम लेंगे और उसके ऑथर के नाम को बैक सर्च करके आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, आप रिसर्च गेट पे उसकी प्रोफाइल निकाल सकते हैं, आप गूगल स्कॉलर पे उसकी प्रोफाइल निकाल सकते हैं, आप निकालेंगे उसका ईमेल एड्रेस, और साथ में साथ साफ ज़ाहिर है आपको क्योंकि यूनिवर्सिटी का भी नाम पता चल जाएगा, तो आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके उसकी फैकल्टी की लिस्ट में भी देख सकते हैं कि क्या वो उस वहाँ पे उस फैकल्टी का मेंबर है या फिर नहीं। और उसके साथ-साथ आप ये देख सकते हैं कि अगर वो फैकल्टी का मेंबर है भी तो एग्ज़ैक्टली क्या आपके ही सेम डिपार्टमेंट का है, उसी लैब का ही हेड है जिसको आपने कंसीडर किया था फ्रॉम द पेपर, और क्या उस जो लैब का जो काम है, वो आपके काम से या फिर आपके प्रोजेक्ट से अलाइन करता है या नहीं। ऐसे ही हो गया मुबीन भाई? बिल्कुल ऐसे। तो इस तरह से मैं यहाँ पे थोड़ा-सा स्टॉप करना चाहूँगा, वो ये इसलिए कि इसमें आपको 1 प्रोफ़ेसर नहीं चाहिए, आपको 2 नहीं चाहिए, आपको 10 भी नहीं चाहिए। इसमें हमें नंबर दें कि हाउ मेनी प्रोफ़ेसर्स वी नीड एंड हाउ मेनी यूनिवर्सिटीज़ इन जनरल वी शुड गो एंड स्ट्राइव फॉर। इसमें मुझे पता है आपका एक टिपिकल आंसर है, वो ये होगा कि नेवर स्टॉप, जस्ट कीप डूइंग दैट, कीप रिपीटिंग इट अनटिल और अनलेस कि आपको जवाब मिल जाए। ऐसा ही है ना? नहीं, हैं? मेरा ये आंसर होता कोई 4 साल पहले, लेकिन अभी नहीं है। हुँ। वो इसलिए ऑन अ सीरियस नोट, ये जो बातें हम कर रहे हैं और अभी जो हम ये जो पार्ट रिवील कर रहे हैं, दैट फाइंडिंग ऑथर्स फाइंडिंग प्रोफेसर्स फ्रॉम द रिसर्च पेपर्स, ये एक टिपिकल और एक आम बंदे को नहीं पता होता। ऐसे ही है ना? बिल्कुल ऐसे। और टिपिकली एक बंदा अगर ये पाकिस्तान के हम कल्चर या फिर ट्रेडिशन की बात करें तो इस पे एक बड़ा सारा कोर्स बनाते हैं और उसका एक प्राइस टैग लगाते हैं, उसकी आपके ऐड चलाते हैं, और उन कोर्सेज़ में जाके आपको एग्ज़ैक्ट सेम यही बता रहे होते हैं कि हम आपको ये ट्रिक्स बता रहे हैं, वी हैव दीज़ ट्रिक्स अप इन आवर स्लीव्स, और हम आपको ये ट्रिक्स बता रहे हैं हाउ टू गेट एन एक्सेप्टेंस लेटर और हाउ टू गेट अ स्कॉलरशिप। खैर, स्पॉइलर अलर्ट, चलें बताएँ कि अब इसका मतलब है, अभी आप जो बात बताने लगे हैं इसमें ये है कि आप ये बताना चाह रहे हैं कि आपने जो पिछले 5, 6 साल, 7 साल मेहनत की है, उसमें आपका कौन-सा काम था जो आप अवॉइड कर सकते थे, और अगर आप रीस्टार्ट करें तो आप इस तरह से करेंगे। ऐसा ही है ना? ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो प्रोफ़ेसर, आपका सवाल
स्पेसिफिक सवाल जो था वो ये था कि पहला कि कितने प्रोफेसर को कांटेक्ट करना चाहिए। तो उसका ये है कि जब आप इस तरीके से जा रहे होते हैं ना, जिस तरीके से मैंने बताया, एक तो ये है कि आपने कोई यूनिवर्सिटी ओपन की, उसकी फैकल्टी लिस्ट ओपन की, फैकल्टी लिस्ट में आपने सब्जेक्ट स्पेसिफाई कर लिया कि मैंने इस सब्जेक्ट में बच्चे स्टूडेंट्स प्रोफेसर चाहिए। तो वो प्रोफेसर के बाद आपने प्रोफेसर की लिस्ट भी निकाल ली, आपके अपने सब्जेक्ट के भी आ गए, और हर किसी का काम भी आपके काम के रिलेटेड हो रहा है, यानी कि फील्ड के रिलेटेड हो रहा है, काम के रिसर्च वर्क में नहीं, फील्ड के रिलेटेड है, यानी कि सारे हेल्थ साइंसेज के ही हैं, वायरस के ऊपर सारे स्टडी कर रहे हैं। और उसके बाद जो आपने वो सारे ढूंढ भी लिए और आपने सबको ही ईमेल करना शुरू कर दी, जो कि हम करते हैं अक्सर, पाकिस्तानी ऐसे ही करते हैं, और सबको ही ईमेल कर दी। तो उसमें ये होता है कि वो सेम प्रोफेसर जो है, सॉरी 2 या 3 सेम प्रोफेसर होते हैं ना, उनका एक रिसर्च ग्रुप होता है, जो कि एक ही लैब में काम कर रहे होते हैं, लेकिन होते डिफरेंट प्रोफेसर हैं। वो दो तीनों ही हो सकते हैं फुल प्रोफेसर हों, तीनों हो सकते हैं एसोसिएट प्रोफेसर हों, लेकिन वो एक ही लैब के होते हैं। तो अगर वो एक के पास ईमेल जाएगी ना, वो तीनों ही उसको कंसिडर कर रहे होते हैं, और वो कहते हैं कि भाई मेरे पास एक नई एक के पास जाती है, तो कहते हैं मेरे पास ये ईमेल आई है, तो जो है ना इस बच्चे की मैंने सीवी देखी है तो ठीक लगी। दूसरा अगर फर्ज किया आपने सेम ईमेल और सेम सीवी आपने दूसरे को सेंड कर दी हुई है, तो वो कहेगा यार मेरे पास भी सुबह इसी की सीवी आई है। तो तीसरा कहेगा यार मेरे पास भी सुबह इसी की सीवी आई है, तो वो कहेगा नहीं ये बंदा। और ईमेल हम क्या करते हैं, ईमेल सेम होती है, हम क्या करते हैं डियर प्रोफेसर और आगे उसका नाम, डियर प्रोफेसर आगे उसका नाम, डियर प्रोफेसर आगे उसका नाम। ये भी तरीक़ेकार काइंड ऑफ ठीक है, लेकिन अगर किस्मत अच्छी है तो खैर अगर आप मेरे वाले तरीके यानी अभी मैंने जो बताया है उस तरीके से जा रहे हो, तो फिर आपका तो एक टारगेट सेट हो गया ना कि मैंने इस वर्क पे काम इस रिसर्च वर्क पे मेरा काम है। तो उसके लिए जो है जब स्पेसिफिक रिसर्च वर्क के लिए काम कर रहे हो, तो उसमें हो सकता है उस यूनिवर्सिटी में सिर्फ एक प्रोफेसर ही काम कर रहा हो या एक रिसर्च ग्रुप ही काम कर रहा हो। तो आप लिमिटेड हो जाते हो एक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर को मेल करने के लिए, तो जिसकी वजह से जो है आपको कंसिडरेशन जो है सही बेहतर तरीके से मिल सकती है। तो आप क्योंकि अगर आपके साथ वैसे भी एक हमारे सामने था, जब आपके सामने एक प्लेट रख दी जाती है ना, तो हम कहते हैं ये भी खा लें, ये भी खा लें, ये भी खा लें, डिश रख दी जाती है, उसमें बहुत सारी चीज़ होती है, ये भी खा लें, वो भी खा लें। लेकिन अगर आपको चॉइस ही एक हो, तो फिर आप कहते हो कि क्या ही करें, इसी भी करना पड़ेगा ना। तो आप डिश की तरफ नहीं, आप जैसे कि स्पेसिफिक कहने के जो भी नाम देंगे तो उसकी तरफ चले जाएँ। खैर, तो प्रोफ़ेसर अब आपको मिल गया, अगला स्टेप है कि ईमेल करना। अब ये भी काफ़ी लोगों को नहीं आता भाई कि ईमेल कैसे करनी है। ईमेल में वही आपकी बात रिपीट के सब्जेक्ट में सारा कुछ लिख दिया कि मुझे ये चाहिए, अल्लाह हाफ़िज़, बेस्ट रिगार्ड्स, ब्ला ब्ला। ऐसा नहीं है। ईमेल करने के लिए ना 2 तरीक़ेकार हैं। पहला ये कि आपने ईमेल में सारी डिटेल बता दी कि मैं ये हूँ, फ़लाँ हूँ, मैंने ये किया हुआ है और उसके बाद जो है ना मैं ये करूँगा, और उसके बाद जो है मैं आपके पास मैंने आपका पेपर पढ़ा है और मैं सारी डिटेल आपने बहुत लंबी चौड़ी ईमेल आपने लिख दी। ठीक है, आपने समझा दी सारी बात ईमेल में, और आपने वो ईमेल अपनी सीवी के साथ सेंड कर दी। दूसरा तरीक़ेकार, और इस तरीक़ेकार के ऊपर मैं ये कहूँगा कि इस तरीक़ेकार को मैं थोड़ा-सा गलत इसलिए समझता हूँ, क्योंकि मैं अब थोड़ा स्टूडेंट हूँ, यानी कि मैं अभी अपनी स्टूडेंट लाइफ़ से नहीं निकला मैं बाहर, और मेरे पास इतना टाइम भी होता है कि मैं ईमेल्स को चेक कर सकता हूँ, मैसेजेस को अच्छे तरीके से पढ़ सकता हूँ। लेकिन जब भी मेरे पास कोई लॉन्ग मैसेज आता है ना, और मैं चाय बना रहा हूँ साथ में, मैं कोई ये नहीं कह रहा मैं काम कर रहा हूँ, लैब में काम कर रहा हूँ, तो काम है सिंपल घर की काम बता रहा हूँ कि मेरे पास मैं ईमेल नहीं, मुझे किसी ने बहुत लंबा चौड़ा मैसेज किया है, मेरी बहन ने मुझे बहुत लंबा चौड़ा मैसेज किया है, और मैं चाय बना रहा हूँ, तो चाय बोल रही है, मैं थोड़ा मैसेज पढ़ूँगा, तो मैं बंद करके ना मैं अपनी चाय की तरफ लग जाऊँगा, चलो बाद में पढ़ता हूँ। और फिर चाय बना रहा था, चलो मैं कहता हूँ चलो अभी थोड़ा मैं खाना भी बना रहा हूँ, फिर खाना खा लिया। फिर मैं कहता हूँ नहीं बाहर तो जाना था, मैं गेम भी खेल के आता हूँ। वो चलते-चलाते ना मैं वो जो मेरा मैसेज था ना वो खुल के बंद हो गया। अब जो उसका नोटिफ़िकेशन नहीं है, नोटिफ़िकेशन क्योंकि नहीं है, मैंने इसको ओपन कर लिया हुआ, तो उसका नोटिफ़िकेशन नहीं खत्म हो चुका है। अब जो है इन सारे बदले में अब मैंने क्योंकि फ़ोन या ईमेल यूज़ नहीं की, तो मेरे पास और नोटिफ़िकेशन आ चुके हैं। अब जो जिसका नोटिफ़िकेशन नहीं रहा वो तो सारा नीचे दब गया मैसेज, जिसके नए नोटिफ़िकेशन है वो ऊपर-ऊपर पॉपअप हो गए हैं, सारे ऊपर खड़े हुए हैं। तो अब मेरे लिए वो मैसेज कोई अहमियत के काबिल नहीं है, जो कि मैंने पहले मेरे अपने कॉन्शियस में मेरा ये है कि मैंने क्योंकि ओपन कर लिया तो मैंने रीड भी कर लिया। तो अब जो है मैं क्या ओपन करूँगा कि मैं ओपन करूँगा बाकी जिनकी नोटिफ़िकेशन मेरे पास सामने है। तो लॉन्ग मैसेजेस का ये इश्यू होता है, लॉन्ग ईमेल्स का ये इश्यू होता है कि प्रोफ़ेसर हैं भाई वो बिज़ी पर्सन्स हैं। अगर उनके पास एक ईमेल आई है जो कि इतनी बड़ी डिटेल में उन्होंने ओपन भी की, आपकी ईमेल वो ओपन कर ली, एक तो फ़र्ज़ किया ओपन नहीं करते का अलग सीन है, ओपन उन्होंने कर ली। अब
ओपन करने के उन्होंने क्लिक किया, साथ ही बाहर से नॉक हुआ, उसका कोई स्टूडेंट आ गया, उसके पास कोई और प्रोफेसर आ गया मिलने के लिए और उसने बैक कर दिया आपकी ईमेल। अब एक प्रोफेसर के पास दिन में हज़ारों ईमेल जा रही हैं, पूरी दुनिया से लोग ईमेल कर रहे हैं, तो आपकी ईमेल तो उसके लिए ओपन हो गई, ख़त्म हो गई, तो आगे ख़त्म, उसका नोटिफिकेशन ख़त्म हो गया ना, अब क्या करना है? तो उसने तो ईमेल पढ़ी भी नहीं, शुरू भी की होगी, क्या पता आप उसके लिए बेस्ट चॉइस हो सकते थे उसकी आप, लेकिन आपकी ईमेल ओपन होगी तो ख़त्म हो गया। तो अब आपके लिए वो कंसिडर आपको नहीं कर सकता, क्योंकि अब उसको याद ही नहीं है कि एक बच्चे ने मुझे ईमेल की थी। क्यों? क्योंकि बाकी ईमेल्स को ओपन करने में मसरूफ़ हो गया है। तो एक तो ये है कि आपने ईमेल छोटी-सी लिखनी है कि मैं फ़लाँ शख़्स हूँ, मैंने क्या कहते हैं ये किया हुआ है। मेरी रिसर्च समरी जो है ना, बाकी जो आपने डिटेल लिखनी है, मेरा तरीक़ाकार ये है जिससे मैंने काफ़ी एक्सेप्टेंस दी हुई है कि मेरी रिसर्च समरी जो है ना अटैच है, साथ में मेरी सीवी भी अटैच है, तो उसको देख लें। अब जिसने ईमेल ओपन की ना, तो उसने क्या किया, अच्छा सीवी भी पढ़ ली, रिसर्च समरी पढ़ ली, उसने क्लिक करी डाउनलोड में तो ये ज़्यादा चांसेस हैं कि वो फ़ाइल तक, आपकी फ़ाइल्स तक पहले पहुँचेगा। क्योंकि फ़ाइल्स ऊपर पर आ गई हैं, तो फ़ाइल्स तक पहले पहुँचेगा। अब चाहे बाद में कोई आ भी गया ना, तो जब भी वो कंप्यूटर ओपन करेगा तो ऊपर डाउनलोडेड फ़ाइल्स में, क्योंकि जब भी हम अपना पीसी में अपना डिस्क की जो जो इसमें ऐसा है कि साफ ज़ाहिर है, और प्रोफेसर है तो उसको डेली एप्लीकेशंस आती हैं, और अगर उसको डेली एप्लीकेशंस आती हैं तो उसने कोई फ़ोल्डर बनाया हुआ है जिसमें वो एप्लीकेंट्स की फाइल्स रख रहा है। तो आपका कहने का मतलब ये है कि आप उसको जल्दी-जल्दी आपकी फ़ाइल की तरफ भेज रहे हो, ताकि वो एटलीस्ट आपकी फ़ाइल डाउनलोड करके उस लिस्ट में डाल ले या कहीं पे डाल ले जहाँ पे वो फाइल्स रखते हैं, जो भी उनके पास एप्लीकेशंस आती हैं। तो इस तरह से आपके ऑड्स बढ़ जाते हैं टू बी सीन। ऐसे ही है। तो फिर जो सारी आपने राम कथा आपने अपनी सुनानी है, वो सारी उस रिसर्च समरी में सुना दो कि मैंने ये किया हुआ है, मैंने ये किया हुआ है। एक छोटी-सी समरी आप एब्स्ट्रैक्ट टाइप का बना लो और वो एक ही वर्ड फाइल में जो है वो आप पीडीएफ बना के या फिर उसको अपलोड कर सकते हो। इससे ये बेहतर चांसेस होते हैं। और अगर जो पहले वाला तरीका है वो भी मैं उसको गलत नहीं कह रहा, उसमें आप फिर ये कर सकते हो कि आप 2-3 दिन बाद कम से कम उसको रिमाइंडर तो सेंड करो कि भाई मैंने आपको ईमेल की थी, मुझे अभी तक उसका रिस्पॉन्स नहीं पहुँचा। तो उस रिस्पॉन्स नहीं पहुँचा तो क्या हो सकता है आप बिज़ी हों। एक अच्छा सा रिमाइंडर, ये नहीं कि प्रोफ़ेसर मुझे रिप्लाई करें। ऐसा नहीं होता। रिमाइंडर दें कि भई मैंने आपको ईमेल की थी, हो सकता है कि आप बिज़ी थे, आप वो ईमेल रीड नहीं कर सके, तो काइंडली मेरी ईमेल को रीड कर लें। तो वो रिमाइंडर आपको चला गया। तो फिर जो उसने पहले दिन ओपन की थी लेकिन रीड नहीं कर सका था, हो सकता है अब वो रीड कर ले। लेकिन अगर फ़र्ज़ किया सेम सिचुएशन दोबारा उसके साथ हो गई है, तो 3-4 दिन अगर जब तक आपका रिप्लाई नहीं आ रहा है, रिमाइंडर सेंड करने का ऑप्शन तो आपके पास है ना। तो इस दौरान जो है आपके रिमाइंडर्स के बाद कोई ना कोई प्रोफ़ेसर आपको या तो ये कह देगा कि नहीं मुझे आपकी प्रोफ़ाइल पसंद नहीं आई, या ये कह देगा कि ठीक है आपकी प्रोफ़ाइल ठीक है लेकिन मेरे पास आपकी जगह नहीं है, या फिर कम से कम उसका रिप्लाई आ जाएगा, चाहे वो आपको रिजेक्ट मार दे। हमें रिप्लाई चाहिए होता है। तो रिप्लाई आ गया, अब रिप्लाई आने के बाद फ़र्ज़ किया पॉज़िटिव रिस्पॉन्स है। पॉज़िटिव रिस्पॉन्स के बाद वैसे हमारा पॉडकास्ट कुछ ज़्यादा लंबा नहीं हो गया? हाँ, 2 घंटे भी इसको बंद करते हैं, अभी ये 1:50 हो गए, 10 मिनट और करके ना इसको बंद करते हैं, और डेफ़िनेटली इसको हम आगे कवर करेंगे। ऐसे मैं कहता हूँ कि ना ये आगे जानने के लिए अगला एपिसोड देख। चलो अब एक्सेप्टेंस मतलब अब वो इंटरव्यू की कॉल करेगा आपको प्रोफेसर जो है कि मैं आपके साथ मीटिंग रखना चाहता हूँ, तो कम से कम आप अपने अपने आप को जो इतना ईमेल में या फिर आपकी समरी में अपने आप को बेस्ट शो किया है, तो अब आपके पास एक ऑप्शन आ चुका है कि अब आप उसको खा जाओ, यानी कि आप अपने फील्ड को खा जाओ। आप मेरी ये जो एक थीम रहती है जब इंटरव्यू मेरा कोई आता है, इंटरव्यू ना मेरा कभी फेल नहीं हुआ। मेरा ये रिकॉर्ड है, मेरा इंटरव्यू कभी फेल नहीं हुआ। मैं हमेशा इंटरव्यू में पास हो जाता हूँ। क्यों? क्योंकि ना जैसे ही मेरा इंटरव्यू मुझे कॉल आती है ना, अब एआई का ज़माना है। मैं एआई में ना अपनी एप्लीकेशन, एक मैं आपको ये भी ट्रिक है, अपनी एप्लीकेशन, अपनी सीवी, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स डालता हूँ और मैं कहता हूँ इस सारी डॉक्यूमेंट्स में से मुझे 1000 क्वेश्चन मिनिमम बना के दो जो कि एक इंटरव्यूअर पूछ सकता है और उसके जवाब भी होने चाहिए। तो मतलब कि जो भी एक इंटरव्यूअर एक इन सारी जगहों में से मुझसे जिस तरह का भी सवाल, और सारे डिफरेंट क्वेश्चन होने चाहिए, सवाल पूछ सकता अच्छा यार, मैं यहाँ पे भी एक एक रोकूँगा, उसमें ये है कि जो नया बंदा है वो शायद ये भी समझ ले कि हो सकता है हमने हर इंटरव्यू के लिए ही ऐसा करना है। अब या लाज़मी है कि आप हर इंटरव्यू के लिए ऐसा करेंगे, या फिर ओनली द प्रेस्टिजियस वन्स, यू विल चूज़ द प्रेस्टिजियस वन्स जहाँ पे आपके चांसेस हायर हैं, या नहीं, फिर नहीं, जगह अच्छी है बहुत। वैसे इसको निकाल ही देते ला- हैं, ये तो मैं अपने नहीं, नहीं, इसको वैसे मैं निकाल ही देता हूँ, ये इसको डिलीट कर दिया इस पार्ट को ना,
ये वैसे वो भी नहीं है कि हर बंदा ये कहेंगे कि भाई हमने तो फिर ये मेहनत नहीं करते लोग, वो कहेंगे ये तो खुद भी मेहनती नहीं है, ये तो फिरकी है। तो खैर, हालांकि ये भी मेहनत है ना, अब 10,000 क्वेश्चन बना के पढ़ने नहीं है, याद नहीं करना है। ना 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 नहीं, ये मेहनत है। ट्रिक तब होती है अगर आप कहते हैं ना कि मैं ऐसा करता हूँ कि वो एक टैब में खोल लेता हूँ मीटिंग, और साथ में मेरा खुला होता है, वो ऊपर स्क्रीन लगी हुई, तो उसमें खुला होता है चैट जीपीटी। तो जैसे ही वो क्वेश्चन करता है वो चैट जीपीटी में चला जाता है और वो डायरेक्ट आंसर दे रहा होता है, मैं तो बस कैमरे की तरफ देख के पढ़ा होता हूँ। तो ये होती है चीटिंग। ये चीटिंग नहीं है, दिस इज जेन्युइन मेहनत कि आप एआई को बस, दिस इज व्हाट एआई शुड हैव बीन यूज्ड फॉर इन द फर्स्ट प्लेस, कि आप उसको अपनी एक्सटेंशन के तौर पे यूज़ कर रहे हो, ना कि एक चीटिंग प्रोडक्ट के तौर पे जिसको आप यूज़ कर सकते हो टू डिसीव अदर्स। आप डिसीव अदर्स नहीं कर रहे, बल्कि आप अपनी तैयारी कर रहे हो ना, तो ये तो अच्छी बात है। मेरे हिसाब से बहुत अच्छी बात है। चलें जी, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन विद अस टुडे, और इस डिस्कशन को हम इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे एक और सेशन के साथ, और उसमें आपके जो भी सवाल हैं बाकी हैं या फिर जो रह गए थे, उन सवालों के भी आपको इंशाल्लाह जवाब देंगे। सो स्टे ट्यून्ड, सी यू इन द नेक्स्ट वन।